स्वागत है दोस्तों, आप सभी का पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूँ आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज का एमसीक्यू के माध्यम से एनालाइज कर रहे थे पाठ्यक्रम का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे आपके कलाम रीट मेंस की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका टेस्ट होगा? आपका मेजर टेस्ट 2। कौन सा टेस्ट? मेजर टेस्ट 2। और ये कब होगा? आपका 26 सितंबर को ये होने वाला है आपका। तो इस जो मेजर टेस्ट 2 है इसका जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कैसा होगा? जैसे हम जानते हैं कि ये टेस्ट कैसा आपका रिवीजन टेस्ट है। कैसा टेस्ट है आपका? रिवीजन टेस्ट है। तो हम भी इन टॉपिकों के क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। यानी कि हम पहले कर चुके हैं आपकी आरटी 2009, आरटी 2011 और आपकी निजी विद्यालय में जो निःशुल्क प्रवेश की जो पात्रता या नियम है वो हम कर चुके हैं। पहले आपको टॉपिक वाइज सारे करवाए गए हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने देखी तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, शैक्षिक प्रदर्शन से नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया था। रिवीजन टेस्ट है। तो रिवीजन टेस्ट, अब आप पूछोगे सर रिवीजन टेस्ट किन किन टेस्टों का ये रिवीजन टेस्ट है? तो आपके माइनर टेस्ट 5 से लेकर माइनर टेस्ट 5 से माइनर टेस्ट 8 तक का कॉमन सिलेबस है। 8 तक का जो कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है, ये किस में देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपका मेजर टेस्ट 2 के अंदर। सबसे पहले बात करें हम आपकी, देखो हम बात करते हैं आरटी 2009, जो आपके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ये कौन से टेस्ट में देखने को मिले थे क्वेश्चन? यह आया था आपका माइनर टेस्ट 7 के अंदर। कौन से टेस्ट में? माइनर टेस्ट 7 के अंदर हमने पहले टॉपिक वाइज किए हैं। तो आपको माइनर टेस्ट 7 में आपको आरटी जो 2009 इसके आपके क्वेश्चन करवाए थे, मैंने एमसीक्यू करवाए थे। फिर आपका जो माइनर टेस्ट 7 होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे 19 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे इसमें? 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन के माध्यम से एक बार फिर से हमने इसका रिवीजन कर दिया। और आज हम फिर से मेजर टेस्ट 2 के लिए रिवीजन कर रहे हैं, यानी तीसरी बार आपका इसका रिवीजन हो रहा है। ठीक है। और दूसरा बात करते हैं हम आरटी जो आपकी नियमावली है 2011, ये देखने को मिली थी आपकी माइनर टेस्ट 8 के अंदर। ठीक है, इसमें भी कितने क्वेश्चन आए थे? आपकी 19 क्वेश्चन। यानी नियमावली की बात करें 2011, तो ये हम पहले टॉपिक वाइज हमने किया था, नियमावली पूरी करवाई थी। फिर आपकी माइनर टेस्ट 8 का मैंने विश्लेषण करवाया। ठीक है, दोबारा। तब मैंने आपको नियमावली 2011 के जो 19 क्वेश्चन थे वो करवाए, यानी 2 बार कर चुके हैं। आज हम तीसरी बार रिविजन कर रहे हैं मेजर टेस्ट 2 के लिए। इसके अलावा बात करें आपके निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश, तो इसके क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे आज के इस मेजर टेस्ट 2 के अंदर। यानी ये 3 टॉपिक है, 3 टॉपिकों से आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेन एग्जाम के अंदर। और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए आप 19 क्वेश्चन पूछे गए माइनर टेस्ट 7 या 8 में, तो कम से कम 10 क्वेश्चन इन 3 टॉपिकों से आपको मेजर टेस्ट 2 के अंदर देखने को मिलेंगे। 10 से लेकर 13 क्वेश्चन तक आपको इसमें देखने को मिलेंगे इन 3 टॉपिकों से। तो याद करते हैं तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फिर से एक रिवीजन टेस्ट के तौर पर, यानी आपको रिवीजन वीडियो के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझते हुए। पहले भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से किया था, बहुत ही शानदार आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, जितना एनालिसिस किया था उतना ही फायदा आपको टेस्ट के अंदर होता, अब उतना ही फायदा आपको मेजर टेस्ट 2 के अंदर होना चाहिए, तभी अपनी तैयारी बेहतरीन होगी। ठीक है, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी किसके माध्यम से कर रहे हैं दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए बढ़ते आगे की। अब एक एक पॉइंट को जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको भी लेते हैं, साथ साथ जो टेस्ट के अंदर आपके लाइब्रेरी बेच के टेस्ट के पेपर है उनको भी क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन लिए थे, बहुत टेस्ट लगे थे हमारे, तो बहुत क्वेश्चन पढ़े इनके। बहुत हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनाया हुआ है लाइब्रेरी टेस्ट के अंदर। तो जितने क्वेश्चन करवाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अब तक कर देना चाहिए था सब्सक्राइब, लेकिन नहीं किया तो अब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और आराम से वीडियो देखिए। लास्ट में फिर से एक बार बोल ही जाएगा कि सब्सक्राइब करना है, तो फिर सब्सक्राइब कर देना। जो नहीं कर रहे हैं अभी वो लास्ट में कर देना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का हिस्सा बनाने का, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का हिस्सा मानने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में किया था? उच्चतम न्यायालय की बात करें तो आपकी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसने आपके निम्न में से किस वाद में कहा था कि शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का हिस्सा है? राममूर्ति समिति, तपस मजुमदार समिति, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद, उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद। तो यहाँ पर जब बात करते हैं सबसे पहले मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद है, तो ये कब आया था आपका? 1992 के अंदर आया था। कब आया था आपका? 1992 का ये वाद था। ठीक है, किससे संबंधित था आपका? मेडिकल कॉलेज में प्रेस शुल्क के विवाद को लेकर आया था ये। इसको लेकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश शुल्क
पर विवाद था ये, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था मोनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद के अंदर। तो इसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार राइट टू लाइफ में सम्मानित माना। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर 3। बाकी ऑप्शनों की बात करें दोस्तों, देखो राममूर्ति समिति इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो राममूर्ति समिति आई थी आपकी 1990 के अंदर। कब आई थी? 1990 के अंदर। ठीक है। सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात की गई इस रिपोर्ट में। सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात की गई। सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार की बात कही गई। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किस रिपोर्ट के अनुसार या किस समिति की ने सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात कही थी, तो थी आपकी राममूर्ति समिति। डेट भी पूछी जा चुकी है क्वेश्चन में कि राममूर्ति समिति कब आई थी आपकी? 1990 ईस्वी के अंदर आई थी। कब आई थी? 1990 ईस्वी के अंदर आई थी, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है। और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश, मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश, तो ये भी किस समिति ने की थी आपकी? राममूर्ति समिति ने की थी। ठीक है। तपस मजूमदार समिति की बात करते हैं। देखो तपस से जो मजूमदार समिति है ये कब आई थी आपकी? ये आई थी आपकी 1999 के अंदर। कब आई थी? 1999 के अंदर। सबसे पहले तो ये वर्ष याद करना दोस्तों। सीधा पूछा जाता है कि तपस मजूमदार समिति कब आई थी? 1999 के अंदर आई थी। ठीक है। इन्होंने बोला कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे की, 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की। मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की। और इसी सिफारिश के तहत किसी तपस मजूमदार समिति की सिफारिश के तहत कौन सा संविधान संशोधन हुआ था आपका? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था। ठीक है। याद कर लेना कि 86वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो हुआ था आपका तपस मजूमदार समिति। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, आपको सभी को पता है कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपने अभी तक एग्जाम में दिए, क्योंकि किस से 2011 में आया था। 11 से लेकर आपने 2000 कई दोस्त ऐसे 2018 के पेपर भी दिए, 2020 के पेपर भी दिए हैं, 2021 वाला पेपर, 2022 वाला, 2023 वाला रेट की बात करें तो बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पेपर भी दिए हैं। तो इन सभी को पता है कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट था कि तपस मजूमदार समिति के तहत ही आपका 86 संविधान संशोधन 2002 आता और 21 के अंदर आपकी बात करें, आपकी किसको सम्मिलित किया गया था? आपके शिक्षा अधिकार को सम्मिलित किया गया था। वही बात करें आपके उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद, ये कब आया था आपका? यह आया था आपका 1993 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद कब आया था? 1993 के अंदर आया था। इसके अलावा दो और याद कर लेना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है। जिसमें भी बात की गई थी आपके 14 वर्ष के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब आई थी? 1986 के अंदर। लास्ट टाइम कलाम ने क्वेश्चन पूछा था आपके टेस्ट में। ठीक है। अभी के जो टेस्ट हुए वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाला क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्या था आपका? 14 वर्ष के बच्चे हैं ना आपके, 14 वर्ष से तक के बच्चों का, अलग कलर में लिख देता हूँ, बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, ये लक्ष्य था किसका?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था दोस्तों कि शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का हिस्सा मानने का निर्णय उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में दिया था, वो दिया था आपका मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 के अंदर ये आया था। ठीक है, उन्नीकरण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद में भी आपकी बात करिए आपके अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार में माना था सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में था। लेकिन सर्वप्रथम आपकी मोहनी जैन वाद है आपका कर्नाटक राज्यवाद 1992, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखो दोनों दिए आपके सी और डी ऑप्शन, देखो दोनों दिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहले आपके 1992 में माना था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लो देखो क्वेश्चन, देखो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से कौन सा अधिकार जोड़ा गया, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार या निवास का अधिकार। तो वो जोड़ा गया था आपका शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं संविधान जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात करें तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 की बात करें हम, ठीक है। समिति कौन सी थी आपकी, समिति कौन सी आई थी आपकी कि उसकी सिफारिश पर किया गया था, अभी बताया आपको, तपस मजूमदार समिति, तपस मजूमदार समिति, याद करो साथ साथ। तपस मजूमदार समिति कब गठित हुई थी आपकी 1999 के अंदर, कब आई थी 1999 के अंदर ये समिति आई थी। ठीक है दोस्त, आप देखो 86वें संविधान संशोधन के तहत 3 परिवर्तन हुए थे। कितने परिवर्तन हुए थे आपके, 3 परिवर्तन। अब 3 परिवर्तन कौन कौन से हुए थे, देखो सबसे पहला परिवर्तन होता है आपका मूल अधिकार के अंदर। किसके अंदर होता है आपका, मूल अधिकार के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार के अंदर तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया आपका, अनुच्छेद आपका 21A जोड़ा गया, ए जोड़ा गया। यानी कि बात करें भाग 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर परिवर्तन किया और भाग 3 के अंदर जो आपका अनुच्छेद 21A है जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंदर जोड़ा गया आपका, ठीक है, मूल अधिकार। दूसरा परिवर्तन होता है आपका भाग 4 के अंदर। भाग 4 के अंदर कौन सा आता है आपका, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में आता है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। तो इस नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो अनुच्छेद 45 में संशोधन हुआ था। किसमें, अनुच्छेद 45 में संशोधन याद करना दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत संशोधन किया गया था। तो आपके अनुच्छेद 45 आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके अलावा बात करें फिर आपके संविधान के भाग करें भाग 4 के अंदर जो आपके कौन से आपके मूल कर्तव्य, संविधान के भाग 4 के अंदर क्या आपके मूल कर्तव्य है, ठीक है। कब जोड़े गए थे मूल कर्तव्य, अरे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय जोड़े गए थे, सरदार शरण सिंह समिति थी, ठीक है, सारे याद होनी चाहिए आपको। इसके तहत कौन सा आपका मूल कर्तव्य जोड़ा आपका, अनुच्छेद 51A के अंदर। कौन से अंदर, अनुच्छेद 51A के अंदर आपका मूल कर्तव्य जोड़ा कौन सा, 11वां। कौन सा जोड़ा था आपका, 11वां, ठीक है। पहले 10 थे और 11वां कब जोड़ा गया आपका, 86 संविधान संशोधन 2002 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, याद करना दोस्तों। इसके अंदर तो क्या जोड़ा आपका, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं ना उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा। और इसके अंदर जो आपके ECC, इसको याद कर लेना, बहुत बार आपकी लास्ट टाइम भी रिटर्न पूछा गया था। क्या है आपका, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फुल फॉर्म पूछे आपको। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पूछी जा चुकी है फुल फॉर्म। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं शॉर्ट के अंदर ताकि आपको भी याद रहे, अर्ली, ठीक है, चाइल्डहुड, स्पेलिंग देख लेना, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये पूछी जा चुकी है आपकी रीट के अंदर लास्ट 2022 के अंदर, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके 86 संविधान संशोधन के अंदर 3 परिवर्तन होते हैं, सीधे तीनों पूछे जाते हैं, बार बार घूम के आता है क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सीधा क्वेश्चन आएगा तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो सीधा क्वेश्चन है कि 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से कौन सा अधिकार जोड़ा गया, तो आपकी शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, बताओ भाई, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम RTI एक्ट 2009 की बात करें। देखो सबसे पहले गया था ये राज्यसभा के अंदर, सबसे पहले किस में गया था ये, सबसे पहले की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि पहले लोकसभा में गया था, राज्यसभा में, तो सबसे पहले गया था ये राज्यसभा के अंदर,
किसमें गया था आपके राज्यसभा के अंदर गया था। और कब गया था राज्यसभा के अंदर? ये गया था आपका 20 जुलाई 2009 को। कब गया था दोस्त? 20 जुलाई 2009 को। याद करना दोस्त, ये आपकी तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर राज्यसभा के बाद 2 नंबर पर किसमें गया? ये लोकसभा के अंदर। किसमें गया? लोकसभा के अंदर। लोकसभा में कब गया? ये 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को। तो देखो यहाँ पर अगस्त में गया था तो 20 जुलाई वाला काट दो, ठीक है। अगस्त के 3 ऑप्शन रह गए आपके। 4 अगस्त 2009 को किसमें गया? ये लोकसभा के अंदर गया, तो ये दूसरा ऑप्शन भी कट गया, ठीक है भाई। फिर राष्ट्रपति लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर की बात करें, राष्ट्रपति हस्ताक्षर, तो ये कब हुए दोस्त? राष्ट्रपति हस्ताक्षर हुए इस पर आपकी 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को। तो यहाँ पर बात करें, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 27 अगस्त 2009 को भारतीय गजट में प्रकाशित। किसमें? भारतीय गजट पत्र में प्रकाशित। भारतीय गजट पत्र में प्रकाशित। चारों डेटें पूछी जा चुकी हैं। प्रकाशित तो कब हुआ था आपका? 27 अगस्त 2009 को ये हुआ था। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष के अधिनियम संख्या 35वां अधिनियम किया गया था। ये भी याद कर लेना। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया। तो याद करना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है आपका। तो ये चारों 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, तो बार बार इसलिए बता रहा हूँ, याद कर लेना। हमें पूछा गया क्वेश्चन क्या आपका? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये थी आपकी 26 अगस्त 2009 को। एक क्वेश्चन और बनेगा फिर यहाँ से, लागू कब हुआ? अरे भाई लागू कब हुआ ये भी तो याद होना चाहिए आपको। तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात ही, ये सारी डेटें आपकी पूछी जाती है तो सीधे सीधे याद होनी चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझाया मैंने 2 बार बोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं हमें। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस धाराओं में वर्णित है? किन धाराओं में वर्णित है? तो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 की बात करें हम, कौन से नियम की बात करें हम? आरटी एक्ट 2009 की बात करें दोस्त, तो इसके अंदर देखो पहले मूल की बात करें। जब मूल यानी 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, 2010 को लागू हुआ था, तब की बात करें, तब इसके अंदर देखो भाग कितने थे आपके? तब भाग थे आपके 7, यानी अध्याय की बात करें, अध्याय कितने थे इसमें? 7, ठीक है भाई। धाराएं कितनी थी इसमें? धाराएं थी आपकी 38। और अनुसूची कितनी थी आपकी? अनुसूची थी आपकी 1। ये तो कब थी आपकी? जब 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। फिर बात करें आरटी एक्ट में संशोधन हुआ था, ठीक है भाई। पहला संशोधन कब हुआ? ये से भी पूछ लिया जाता है। तो ये संशोधन हुआ था आपका 2012 में। और 2012 में कैसा संशोधन था आपका? पहला संशोधन था ये। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन आता है कि आरटी एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 2012 के अंदर किया गया। कब किया गया दोस्त? 2012 के अंदर किया गया, ठीक है। संशोधन हो गया सर। तो इसमें देखो बात करें किन किन धाराओं में संशोधन हुआ था। धारा की बात करें हम तो धारा आपकी 1 में, 2 में, 3 में, 21 में, 22 में और 25 में संशोधन हुआ था। धारा 1 आप जानते हो आप क्या? धारा 1 में अरे प्रारंभिक है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। इसके अलावा एक धारा जोड़ी गई, तो कौन सी धारा जोड़ी गई आपकी? बताओ भाई। 39वीं धारा जोड़ी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है फिर, ठीक है। हर क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन बना है वो सारे मैं बता रहा हूँ, सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो आरटी एक्ट 2009 की बात करें तो मूल आपका जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, उस समय अध्याय थे 7, धाराएं थी 38 और अनुसूची थी 1। फिर पहला संशोधन हुआ कब? 2012 के अंदर। उसमें धाराओं की बात करें तो 1, 2, 3
और 21, 22 और 25 में संशोधन हुआ और धारा जोड़ी गई कौन सी 39। यहाँ पर याद कर लेना वर्तमान में। तो वर्तमान में कितने आपके अध्याय तो वही 7 है, अध्याय तो वही 7 है, ठीक है। धारा कितनी हो चुकी है वर्तमान में 39 हो चुकी है और अनुसूची कितनी है वही अभी 1 है, ठीक है दोस्त, ये याद कर लेना। अब NEP 2020 वाला और आ गया तो वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है, वो आगे के टेस्ट में आएगा, अभी इन टेस्टों में नहीं है, मेजर टेस्टों के अंदर NEP 2020 आगे वाले टेस्ट में आएंगे, जैसे 9 या 10 के अंदर होनी चाहिए NEP 2020, तो स्कोर करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, ये चीज़ें क्यों बताई मैंने, क्योंकि ये अध्याय से क्वेश्चन पूछा गया है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस धाराओं में वर्णित है। देखो 3 से 5 तक की बात करें, 3 से 5 तक आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, कौन सा अध्याय है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अधिकार की बात करें, ये कौन सा अध्याय है आपका, अध्याय की बात करें अध्याय नंबर 2 है। कौन सा अध्याय है, अध्याय नंबर 2 है। और 2 में के अंदर बात करें धारा कितनी आपकी 3 से 5 है, यानी 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। फिर आपकी दे रखा है धारा 6 से 11, तो धारा 6 से 11 तो क्या आपका, इसमें देखो समुचित सरकार, समुचित सरकार, समुचित सरकार, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, चलो स्थानीय प्राधिकारी हो गया। और इसके अलावा आपके माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य, तो ये कौन सी धाराओं में सम्मिलित है आपकी 6 से 11 के अंदर। और अध्याय कौन सा है, अध्याय की बात करें तो अध्याय आपका 3, देखो सारे अध्याय भी करा रहा हूँ, भाग अध्याय आ सकता है या भाग आ सकता है, तो अध्याय कौन सा आपका 3 है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ चुके हैं, धारा देख लो अध्याय 3 के अंदर 6 से 11 है, यानी 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 और 11 है, ठीक है भाई। धारा 12 से 28, यहाँ पर क्या आपका विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व की बात करें तो कौन से धाराओं के अंदर आपकी धारा 12 से लेकर 28 तक इनमें उल्लेख किया गया है। और कौन सा अध्याय है, अध्याय 4 है। कौन सा अध्याय है दोस्तों, अध्याय 4 के अंदर आपके शिक्षकों विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। धाराओं की बात करें तो 12 से लेकर 28 तक है, ठीक है भाई। धारा 29 और वह 28, 29 से 30, धारा 29 से 30 कौन सा आपका अध्याय, कौन सा ये अध्याय हो जाएगा आपका 5। देखो 2, 3, 4 और 5 पढ़ चुके हैं, तो अध्याय 5 के अंदर कौन सा आता है आपका, कौन सी धारा सम्मिलित है आपकी, वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, एवं पाठ्यक्रम, ठीक है। पूरा दोबारा करवा रहा हूँ मैं, हर चीज़ समझा रहा हूँ फिर से शुरू से, ठीक है। टाइम की कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए ना। तो ये धारा अध्याय 5 के अंदर हो जाएगी। और धाराएं पूछे कि प्रारंभिक शिक्षा और पाठ्यक्रम किन धाराओं में समाहित है, तो धारा 29 और धारा 30, यानी 2 धाराओं में समाहित है आपका अध्याय 5। हमें पूछा था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस धाराओं में वर्णित है, तो धारा 12 से लेकर 28 तक। अध्याय पूछ ले तो धारा अध्याय 4 के अंदर सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने अध्याय और बच गए, टोटल कितने आपके 7 हैं, और कितने पढ़ चुके हैं हम, 4 पढ़ चुके हैं, यानी 3 और बच गए। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये लो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बालकों के अधिकार का संरक्षण किन धाराओं में अंतर्गत। देखो बालकों के अधिकार का संरक्षण की बात करें तो किस अध्याय में आता है ये, अध्याय की बात करें तो अध्याय आता है आपका 6। कौन सा अध्याय आता है आपका, अध्याय 6 है। और धारा पूछे तो धारा कितनी हो जाएगी आपकी 31 से 34, यानी 31 है, 32 है, 33 है, 34 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो धारा 1 और 2, तो इसमें अध्याय कौन सा आता है आपका, अध्याय 1। अध्याय 1 में कितनी धाराएं सम्मिलित है आपकी, 2 धाराएं हैं, धारा 1 और 2। अध्याय 1 का नाम क्या आपका, प्रारंभिक। अध्याय 1 का नाम क्या आपका, प्रारंभिक, समझ गए दोस्त। देखो अध्याय 1 पढ़ चुके प्रारंभिक है। अध्याय 2 के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, धारा पूछे तो 3 से 5 है। अध्याय 3 के अंदर आपकी यानी भाग 3 के अंदर बात करें तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता करते हुए, धारा पूछे तो 6 से 11। अध्याय 4 की बात करें तो आपकी विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, ठीक है, विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। अध्याय 4 के अंदर धारा पूछे तो 12 से 28। अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 में हमने पढ़ा प्रारंभिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, और धारा पूछे तो 29 से 30। अध्याय 6 हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं आपके बालकों के अधिकार संरक्षण। और अध्याय 7 अंतिम अध्याय कौन सा आपका, प्रकीर्णन। कौन सा था आपका, प्रकीर्णन। कौन सा अध्याय है आपका, अध्याय 7,
ये लीजिए हम सातों सातों भाग पढ़ चुके हैं। अध्याय भी आ सकता है या भाग भी आ सकता है, ठीक है। तो अध्याय से याद करोगे, क्योंकि भाग आपको नियमावली में याद करोगे तो दोनों में कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं अध्याय शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके अध्याय 7 के अंदर की बात करें तो धारा कितनी सम्मिलित है आपकी, धारा सम्मिलित आपकी धारा 35 से लेकर 39 तक। तो हम सातों के सातों भाग पढ़ चुके हैं यहाँ पर, यानी कि अध्याय पढ़ चुके, धाराएं पढ़ चुके 1 से लेकर 39 तक, ठीक है। और कौन कौन से भाग में सम्मिलित है, उस अध्याय का नाम क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक है, अध्याय 2 का नाम निःशुल्क है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, अध्याय 3 का नाम आपका समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता के कर्तव्य, अध्याय 4 में विद्यालय में शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, अध्याय 5 के अंदर बात करें प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना, और अध्याय 6 के अंदर बालकों के अधिकार का संरक्षण, और अध्याय 7 में आपका प्रकीर्णन है। आई होप अच्छे से याद हो गए होंगे, ये बहुत उतनी डिटेल से हमने समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और देखो 26 अगस्त 2009 दे रखा है ना, 26 अगस्त 2009 को क्या होता? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। देखो पीछा वाला क्वेश्चन पूछा ना, और उसके बाद में देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें होते हैं आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। तो हर ऑप्शन के साथ व्याख्या करेंगे तो दोबारा आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्त, ठीक है। और देखो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, तो ये किसमें सम्मिलित है आपकी, ये कब पता चलता है किसमें, यानी संक्षिप्त नाम है, विस्तार और प्रारंभ। तो 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, ये प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ किसमें आपकी, धारा 1 के अंदर, धारा 1 के अंदर। और धारा 1 में क्या आपका संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो यहाँ पर पूछे प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ तो आपका 1 अप्रैल 2010 को। विस्तार, विस्तार की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान, अभी संपूर्ण भारत में, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, अभी संपूर्ण भारत में, ठीक है। कब? अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद, समाप्त के बाद इसका विस्तार हो किसमें, आपके पूरे भारत में। संक्षिप्त नाम पूछे तो संक्षिप्त नाम इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट टाइम एग्जाम में आपकी कौन सी पारी थी, आपकी हिंदी की थी या एसएसटी की थी, उसके अंदर पूछा गया था संक्षिप्त नाम। तो उसके अंदर था आपका संक्षिप्त नाम की बात करें कौन सा आपका, निःशुल्क, निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम 2009। राइट टू चाइल्ड, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इंग्लिश के अंदर भी देख लेना, ठीक है। तो ये इसका संक्षिप्त नाम है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है आपका, ये भी याद कर लेना साथ साथ कि ये सीधा नाम भी पूछा जा सकता है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है, कभी कभी कोई शब्द छोड़ देता है, यानी पूरा याद कर लेना सब। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसमें वर्णित है, धारा 1 के अंदर, ठीक है। अध्याय 1 कौन सा आपका, प्रारंभिक है, और धारा 1 किसमें सम्मिलित है आपके, अध्याय 1 में। और अध्याय 1 का नाम क्या है आपका दोस्त, अध्याय 1 का नाम आपके प्रारंभिक, और प्रारंभिक के अंदर 2 धाराएं सम्मिलित है, धारा 1 और धारा 2, ठीक है। धारा 2 किससे सम्मिलित है आपकी, यहाँ पर बात कर लो, प्रारंभिक 2 धाराएं हैं, धारा 1, तो धारा 1 तो हम पढ़ चुके हैं, दूसरी आपकी धारा 2, इसमें क्या आपकी परिभाषा है, यानी कि जैसे बालक क्या होता है, बालिका क्या होती है, विद्यार्थी क्या होता है, ठीक है। जैसे विद्यालय जो समुचित सरकार क्या होती है, राज्य सरकार क्या होती है, स्थानीय प्राधिकार क्या होती है, वो सारी की सारी परिभाषा किसमें दी गई है, आपकी धारा 2 के अंदर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में परिवेश का प्रावधान किस धारा के अंदर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और भी डिटेल से आपको जानना हो, समझना हो तो देखो अपनी क्लास है आरटीआई एक्ट 2009 के नाम से एक क्लास है अपनी, वहाँ पर और डिटेल से समझाया गया है, ठीक है। और डिटेल से आपको समझना है तो वहाँ पर और ज़्यादा समझ सकते हो। वैसे लगभग डिटेल तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ रिवीजन में, लेकिन जो भी पॉइंट छूट जाए, मान लीजिए रिवीजन कर रहे हैं हम, तो आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर डिटेल से समझाया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। देखो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रवेश का प्रावधान किस धारा के अंदर है, धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6 के अंदर। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो अध्याय सारे के सारे वापस याद करने पड़ेंगे हमको। अध्याय 2 की बात करते हैं, ठीक है दोस्त। अध्याय 2 की बात की सर आपने, अध्याय 2 के अंदर क्या है आपका, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
ये तो पता चल गया ना। अब देखो अध्याय 1 पढ़ा था हमने प्रारंभिक, अध्याय 2 पढ़ रहे हैं हम आपके निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है भाई, कितनी धाराएं हैं इसमें? धारा की बात करें धारा 3 से धारा 5 तक, यानी कि 3 धारा सम्मिलित है। ठीक है भाई, आप देखो धारा 3 की बात करते हैं सबसे पहले। धारा 3 में क्या आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, याद कर लेना है। तो इसमें तो नहीं है आपका। फिर कौन सी धारा आएगी आपकी? धारा 4। धारा 4 में क्या है दोस्त? धारा 4 में आपकी प्रवेश। हाँ, और हमें क्या पूछा है दोस्त? हमें पूछा है कि आरटीई एक्ट 2009 में प्रवेश का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 4 के अंदर है भाई। किसमें है? धारा 4 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथ याद कर लेना धारा 5 भी। धारा 5 में क्या है दोस्त? धारा 5 के अंदर आपका स्थानांतरण, स्थानांतरण। तो हम देखो धारा 5 तक पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ चुके हैं। याद कर लेना दोस्तों। हमें पूछा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रवेश का प्रावधान है धारा 4 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एक और याद कर लेना दोस्त, धारा 3 में संशोधन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। संशोधन क्या हुआ? कब हुआ आपका? 2012 के अंदर। और कौन सा शब्द जोड़ा गया? शब्द जोड़ा गया आपका बहु निश्चकता या गंभीर निश्चकता, बहु निश्चकता, निश्चकता देखना सही लिखा है मैंने, और आपकी गंभीर निश्चकता, गंभीर निश्चकता। ये 2 शब्द कब जोड़े गए आपके? ये जोड़े गंभीर में बढ़ाएगा भाई। देखो सही लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पीडीएफ में पढ़ोगे तो साफ दिखे ना, ये हमारे पास थोड़ी सी जगह कम रहती है। गंभीर निश्चकता, ये दोनों शब्द कब जोड़े गए थे? इस धारा 3 के अंदर। ये जोड़े गए थे आपके, संशोधन होता है आपका 2012 के अंदर। यही क्वेश्चन आपके कलाम ने पूछा था। अरे कलाम ने पूछा था ना, निःशक्त बालक। टेस्ट याद है कि नहीं? टेस्ट में क्वेश्चन विश्लेषण देखा था कि नहीं देखा था? टेस्ट दिया था या नहीं दिया था? तो नहीं दिया था तो देख लो भाई, नहीं दिया तो पहले टेस्ट दे लो, अच्छे फायदे में रहोगे। टेस्ट दिया करो भाई, ठीक है, टेस्ट का विश्लेषण भी देखा करो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कलाम ने पूछा था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। देखो धारा 6 दे रखी है हमें। धारा 6 आती है आपके अध्याय 3 के अंदर, जिसमें समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी विद्यालयों को स्थापित करने करते हुए है। धारा 6 के अंदर आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो भाई, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3 के अनुसार नेबरहुड स्कूल का क्या महत्व है? अब नेबरहुड तो आपने नाम सुना होगा भाई। अरे मोदी की जो विदेश नीति है उसको क्या बोला जाता है? नेबरहुड विदेश नीति। अब विदेश नीति का पार्ट हटा दिया ना आपके, विदेश नीति तो है, उसमें कुछ पार्ट हटाए हैं ना। तो नेबरहुड नीति है, जैसे प्रधानमंत्रियों की पूछे कि विदेश नीति कौन सी है, तो नेबरहुड आपकी, अच्छा सेकंड ग्रेड वाला याद आ गया मुझे, सेकंड ग्रेड वालों के प्रयत्न हुआ है, आपका तो सिलेबस ही नहीं आया अभी। तो नेबरहुड स्कूल की बात करें, अरे नहीं, ठीक है। तो नेबरहुड का क्या होता है आपका? नेबरहुड का मतलब होता है पहले पास, यानी पास आ सकता है, नज़दीक आ सकता है, क्या आ सकता है आपका? नज़दीक आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों शब्द किस में आते हैं आपके? नेबरहुड में, यानी पहले पड़ोसियों। यानी भारत के साधारण एग्जाम्पल के रूप में समझे तो भारत क्या चाहता है कि पहले पड़ोसियों को राजी रखे, यानी मोदी की नीति क्या है आपकी? पहले आसपास के जो देश है वो उनको राजी रखे, लेकिन कोई भी राजी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सब आंख दिखाते हैं, ठीक है। चीन तो वैसे है दुश्मन, चीन का नाम नहीं लिया। म्यांमार में आप सभी को पता है सरकार गिर चुकी है। तो सारी चीज़ें आपके सारे के सारे दुश्मन है भारत के आसपास के अंदर। तो ये आपकी नेबरहुड की नीति थी, वो फेल हो चुकी है, विदेश नीति मोदी सरकार की। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 3 के अनुसार नेबरहुड का क्या महत्व है? बाल को अपने नज़दीकी स्कूल में शिक्षा लेने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ गए ना, पास और नज़दीक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आ गया ना, ठीक है। इसमें संशोधन कब हुआ था आपका? संशोधन हुआ था 2012 के अंदर। और एक चीज़ और याद कर लेना, तो नेबरहुड स्कूल का विचार कोठारी आयोग की सिफारिश से लिया गया है। नेबरहुड स्कूल का विचार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। कोठारी आयोग की सिफारिशों से लिया गया है, कोठारी आयोग की सिफारिशों से लिया गया है, से लिया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछ लिया आपको कि नेबरहुड स्कूल का विचार कौन सी समिति ने सिफारिश की थी, तो आपको कोठारी आयोग, या किस आयोग ने सिफारिश की थी, तो कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी, ये भी याद कर लेना साथ साथ। ठीक है भाई। इसके अंदर धारा 3 में संशोधन कब हुआ था आपका, संशोधन हुआ था आपका 2012 के अंदर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, 1 2 3 संशोधन अभी होता है शुरू के अंदर, वापस देख लो पीछे भगा के। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 2 शब्द जोड़े गए थे, दोनों शब्दों के नाम याद कर लेना दोस्तों, यहाँ से सीधे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे टॉपिक से, और ये 2 नंबर देखे जाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी आरटी जो एक्ट 2009 की क्लास है वहाँ पर और देखना डिटेल से। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 7 के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व किस प्रकार निर्धारित है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 7 के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व किस प्रकार निर्धारित है। केवल केंद्र सरकार पूंजी और आवर्ती खर्च का प्रावधान करेगी? नहीं। केवल केंद्र सरकार तो क्यों करेगी भाई, नहीं करेगी। केवल राज्य सरकार पूंजी आवर्ती पर खर्च का प्रावधान करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई धन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पर देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, वैसे ऑप्शन फटे हैं आपने, जिस दोस्त ने ऑप्शन एक दिए एग्जाम के अंदर पूरे फटे हैं तो उसके लिए बहुत ईजी था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्र और राज्य सरकार का समवर्ती उत्तरदायित्व है। कैसा उत्तरदायित्व आपके, समवर्ती उत्तरदायित्व है, इसको भी याद कर लेना, इस शब्द को याद कर लेना। सीधा पूछा जाएगा कि आरटी एक्ट 2009 के अंदर धारा 7 के अंदर राज्य और केंद्र सरकार का कैसा उत्तरदायित्व है, तो ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका समवर्ती उत्तरदायित्व है। ये नेक्स्ट हम दोबारा रिवीजन करेंगे फाइनल टेस्ट में, तब ये क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में कलाम ने लाइब्रेरी बेच के टेस्ट में पूछा था, एक भी लाइन नहीं छोड़ी कलाम ने, पूरे टेस्ट में क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए थे। तो हर चीज़ याद होनी चाहिए, देखो हर चीज़ याद भी हो जाती है, MCQ की प्रैक्टिस करते हो ना तो हर चीज़ याद हो जाती है भाई, ये भी है। और इसमें वर्तमान अनुपात याद कर लेना, 60:40, कितना आपका 60:40 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो धारा 7 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। धारा 7 आया तो धारा 7 क्या है, धारा 7 में आपके वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना, ये तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन से समझ गए होंगे। वित्तीय, तो वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों का हिस्सा बांटना, अन्य उत्तरदायित्वों का हिस्सा बांटना, हिस्सा बांटना। ये क्लास आपके जब लास्ट टाइम रिवीजन करोगे ना तभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। ठीक है, संभाल के रखना, सेव करके। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के अंदर हमें डिटेल से याद करना होता है और जल्दी रिवीजन करना होता है, तो MCQ के माध्यम से आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो। तो लास्ट में ये क्लास बहुत उपयोगी होगी, अभी में नोट कर लेना, देख लेना, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो धारा 7 हम पढ़ चुके हैं, वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्वों का हिस्सा बांटना। कौन से अध्याय के अंदर आती है धारा 7, तो अध्याय हमने पढ़ा है 7। अध्याय कौन सा आपका, 3 पढ़ा है। कौन सा पढ़ा था हमने, 3 पढ़ा था, अभी तो बताया था वही शुरू में। अध्याय 3 में धारा 7 आती है। ठीक है, अध्याय 3 क्या आपका, अध्याय 3 आपका समुचित सरकार, समुचित सरकार, वापस याद कर लो। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, और माता पिता के कर्तव्य, माता व पिता के कर्तव्य। धारा की पूछे कि इसमें कितनी धारा सम्मिलित है, तो धारा 6 से 11 तक याद करना। 6 हम पढ़ ही चुके हैं, अरे धारा 6 पीछे आई थी, बता देता हूँ दोबारा यहाँ पर। धारा 6 क्या है, तो धारा 6 आपकी, धारा 6 क्या है भाई आपकी, समुचित सरकार। छुट्टी नहीं चाहिए, हर धारा के बारे में बता देता हूँ, सारी 39 की 39 धारा है, सीधा पूछ लिया जाता है समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, क्योंकि सीधा क्वेश्चन में आता है ना कि इस धारा के अंदर कौन सा कर्तव्य सम्मिलित है, और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, यानी विद्यालय का स्थापना कौन करेगा, समुचित सरकार करेगी, या स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय की स्थापना करना, यानी विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। याद करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लो। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 8 के अनुसार समुचित सरकार का मुख्य कर्तव्य क्या है। समुचित सरकार का मुख्य कर्तव्य क्या है भाई, बताओ। केवल निजी स्कूल में प्रवेश दिलाना, नहीं, केवल निजी स्कूल में प्रवेश दिलाना समुचित सरकार का मुख्य कर्तव्य नहीं है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना ही समुचित सरकार का मुख्य कर्तव्य है भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। माता पिता द्वारा शिक्षा खर्च का
भुगतान करना नहीं, केवल कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा उपलब्ध कराना नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 8 के अनुसार समुचित सरकार का मुख्य कर्तव्य है आपके 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं आपके अध्याय 3 और अध्याय 3 की हम धारा 6 पढ़ चुके हैं, धारा 7 पढ़ चुके हैं, धारा 8 पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यह देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य किस धारा में उल्लेख है? तो स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य पूछे, तो ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा था। जो धारा का नाम है ना वो बार बार इसीलिए लिख रहा था, सीधे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं आपके। तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य किस धारा में उल्लेखित है? धारा 10 में। तो धारा 10 की बात करें, धारा 10 में आपकी स्थानीय, धारा 10 में क्या आपके माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य, माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य, संरक्षक के कर्तव्य किस धारा में सम्मिलित है दोस्त? वो आपकी धारा 10 के अंदर। तो ये तो नहीं होगा, आपने धारा पूछा आपके स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य। धारा 11 की बात करें तो धारा 11 के अंदर क्या आपकी, धारा 11 के अंदर आपकी समुचित सरकार का विधायी, समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए, विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। ये किसमें आपकी धारा 11 के अंदर। सीधा पूछेगी धारा 11 के अंदर क्या, ये से पूछ लीजिए समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना किस धारा में समाहित है? धारा 11 के अंदर। कौन से अध्याय की बात कर रहा है? ये अध्याय आपकी 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, धारा 8 के अंदर क्या, अभी पढ़ा हमने धारा 8 के अंदर। समुचित सरकार कर्तव्य, अरे अभी तो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था। देखो समुचित सरकार है ना, इसका मुख्य कर्तव्य क्या है, किसमें आता आपका धारा 8 के अंदर, किसमें था धारा 8 के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समुचित सरकार के कर्तव्य, समुचित सरकार के कर्तव्य, सरकार के कर्तव्य ये किस धारा में? 8 में। और हमें पूछा स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, तो धारा 9 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम पढ़ रहे थे आपके अध्याय की बात करें तो अध्याय 3 था, और इसमें अध्याय 3 में धारा कितनी थी आपकी? धारा 6 से 11। तो देखो 6 में क्या थी? समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार द्वारा विद्यालय स्थापित करना, यानी स्थापित करने का कर्तव्य किसका होगा? समुचित सरकार और स्थानीय। साथ ही में हमने पढ़ा कि जो वित्तीय हिस्सा है उनको बांटना। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, सारी वापस याद हो जाएगी। धारा 6 में विद्यालय स्थापित कर्तव्य, शॉर्ट में याद करते हैं, शब्दों को पकड़ोगे तो और अच्छा याद होगा। तो विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य किसका? समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार, धारा 6 में। धारा 7 में बजट का यानी वित्तीय बंटवारा। ठीक है, धारा 8 में समुचित सरकार कर्तव्य, धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकार कर्तव्य, धारा 10 के अंदर माता पिता और संरक्षक कर्तव्य, और 11 के अंदर समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, सारे के सारे धारा 11 तक याद हो चुकी है, 1 से लेकर 11 तक आपको याद हो गई ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में, देखो अध्याय 4, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं आप? 4। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में विद्यालयों व शिक्षकों के उत्तरदायित्व, यानी भाग 4 में कौन सा है? अध्याय 4 में क्या है भाई? विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। यानी एक क्वेश्चन तो यहाँ पर तैयार हो गया आपका। ठीक है, निम्न में से कौन सा असम्मिलित है? कौन सा असम्मिलित है ये पूछा है। देखो धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, तो बिल्कुल सत्य है। धारा 25 में क्या आपके छात्र शिक्षक अनुपात है, बिल्कुल राइट है। धारा 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध, बिल्कुल। धारा 28 में क्या आपका शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध है, बिल्कुल सत्य है, ये भी सम्मिलित नहीं है। धारा 16 के अंदर रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध, बिल्कुल राइट, इसमें भी संशोधन हो चुका है 2019 के अंदर, तो ये भी है। धारा 14 के अंदर आयु प्रमाण का संग्रह न करना, यहाँ पर देखो एक न है ना, ये एक न गलत कर रहा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें आना चाहिए था आयु व प्रमाण का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका असम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, 14 में क्या आपका आयु का सबूत, साधारण भाषा में समझे हम तो आयु का सबूत याद करना, सबूत। ठीक है, यहाँ पर दे रखा था आयु का संग्रह न करना, तो आयु का संग्रह न करना ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्न में से सही कथन कौन सा है? निम्न में से सही कथन कौन सा है? देखो धारा 16 अनुसूची में संशोधन की शक्ति। देखो अनुसूची में संशोधन की शक्ति है आपकी धारा 20 के अंदर। किसमें? आपकी धारा 20 के अंदर। धारा 16 में क्या है गुरुजी? अरे गुरुजी धारा 16 में क्या है? तो धारा 16 में आपके रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध। अभी क्या हमने रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध, निष्कासन का प्रतिषेध नहीं किया क्या? अभी दिखाऊं क्या? ये देखो धारा 16। अब आपको याद ही नहीं होता, देखने के बाद भी याद नहीं होता भाई, तो कमजोरी है आपकी। तो रोकने और निष्कासन का प्रतिशत किसमें? आपकी धारा 16 के अंदर। ठीक है, तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि धारा 16 आपका रोकने व निष्कासन का प्रतिशत है। ठीक है, और इसमें संशोधन ये पूछा जा चुका है। जैसे 2012 वाला संशोधन पूछा ना, तो इसमें भी धारा 2019 में संशोधन हुआ था आपके धारा 16 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लें दोस्तों। 4 बार संशोधन हो चुका है अभी। जो आपकी आरटी एक्ट 2009 है, इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है आपका? 4 बार। तो 2 तो मैंने बता दिए, 2 और बता देंगे अभी। देखो दे दी क्वेश्चनों के माध्यम से ही, तो याद हो गया, ये तो सही है। धारा 17 विद्यालय प्रबंधन समिति। अरे दोस्त विद्यालय प्रबंधन समिति है धारा 21 के अंदर। किसमें? आपकी धारा 21 के अंदर। तो धारा 17 में क्या है गुरुजी? धारा 17 में क्या है? वो आप सभी के ऊपर लागू है। ठीक है, आपको जब बच्चा होमवर्क नहीं करके आएगा, आपको आएगा गुस्सा, फिर आप उसको रोकोगे। ठीक है, रोकोगे, रोकने के बाद आपको और गुस्सा आएगा, क्योंकि वो फिर बोलेगा गुरुजी आज तो काम हो गया था। तो धारा 17 में क्या आपकी बताऊं? अरे ये दंड से प्रतिषेध, शारीरिक व मानसिक दंड से प्रतिषेध, सारे पढ़े हुए हैं। पर अभी याद नहीं होगा, अरे याद हो गया ना, एग्जाम्पल भी दे दिया अब तो यह हो जाएगा। ये भी आपका सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही नहीं है। धारा 18 के अंदर बात करें, धारा 18 में क्या आपकी? विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना धारा 22 में। किसमें? आपकी धारा 22 में। ये धारा 22 में। फिर गुरुजी धारा 28 में क्या है? धारा 28 की बात, सॉरी धारा 18 की बात करें तो धारा 18 में क्या होगा? धारा 18 में आपकी विद्यालय की मान्यता प्राप्ति। विद्यालय की मान्यता प्राप्ति, विद्यालय की मान्यता प्राप्ति किसमें है? धारा 18 में। धारा 19 विद्यालय के मान व मानक है भाई, मान व मानक। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 4। हमें क्या पूछा था? निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा है? तो हम धारा 19 विद्यालय के मान और मानक। देखो हम धारा 19 तक पढ़ चुके हैं। धारा 12 के अंदर क्या पढ़ा हमें? विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। ठीक है, धारा 13 कैपिटेशन शुल्क था। धारा 14 आयु की शपथ पढ़ चुकी है। 15 प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। 16 रोकने का निष्कासन। ठीक है, संशोधन हुआ था। 17 शारीरिक मानसिक दंड का प्रतिषेध। और धारा 18 के अंदर गया विद्यालय मान्यता प्राप्ति। 19 में विद्यालय के मान मानक, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 के अंदर आपके अनुसूची में संशोधन की शक्ति। किसमें? आपकी धारा 20 के अंदर। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायत को दूर करना आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में है? देखो भाई, शिक्षकों के कर्तव्य व शिकायत को दूर करना किस धारा के अंदर है? धारा 26 है, धारा 27 है, धारा 28 है, धारा 24 है। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो धारा 24, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा 26 में क्या है? शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। कभी भी नहीं हो रहा, नहीं इसका पालन तो हो ही नहीं रहा। धारा 26 का 10% ही खाली होनी चाहिए। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा खाली है। धारा 26 में बात करें तो शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, रिक्तियों को भरा जाना। खाली कितने रह सकते हैं भाई? ये भी याद कर लो साथ साथ। खाली कितने रह सकते हैं? केवल 10%। कितने परसेंट रह सकते हैं? केवल 10%। बाकी पूरे भरे होने चाहिए। लेकिन राजस्थान में अपना उल्टा है भाई। ठीक है, जागना पड़ेगा। युवा जब सड़क पर आएगा ना, तब आंख खुलेगी, और आने वाले कोचिंग वाले आने नहीं देंगे सड़क पर। ठीक है, धारा 27 की बात करें। धारा 27 में आपकी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए प्रतिषेध। गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए प्रतिषेध, प्रयोजन के लिए प्रतिषेध। याद हुआ कि नहीं हुआ? धारा 27। अरे धारा 26 में तो शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। धारा 27 में आपकी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए प्रतिषेध। धारा 28 में क्या आपका? धारा 28 में आपकी अभी फटा था हमने पीछे, शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिषेध। पहला क्वेश्चन क्या है ना अभी, तो तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आगे हो चुके हैं। अभी 3 क्वेश्चन से पहले आपका यही था धारा 28, शिक्षक द्वारा
प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिशत, प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिशत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई। यहाँ पर देखो इस अध्याय की बात करें, अध्याय 4 की, देखो ये अध्याय 4 की बात करते हैं हम। अध्याय 4 की बात करें, अध्याय 4 क्या है आपका, क्या पढ़ा था हमने? विद्यालय व शिक्षक के उत्तरदायित्व है, या शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, शिक्षकों का दायित्व बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर धारा बात करें तो धारा 12 से लेकर धारा 28 तक सम्मिलित है, से धारा 28 तक इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें देखो 2-3 धारा नहीं आई क्वेश्चनों के अंदर, तो हम धारा 12 की बात कर लेते हैं। तो धारा 12 में आपके विद्यालय के उत्तरदायित्व सीमा, यानी सीमा का निर्धारण कौन करेगा? वो विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, उत्तरदायित्व की सीमा। और इसी के अंदर वो भी याद कर लेना 25% निःशुल्क, जो हम पढ़ेंगे ना निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए नियम, निजी शुल्क में जो प्रवेश है आपके इसमें धारा 12 ग के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर याद कर लेना साथ साथ, क्योंकि आरटीआई 2009 के तहत ही वो प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा आपके धारा 13 रह गई अपनी। धारा 13 कौन सी होगी आपकी? कैपिटेशन शुल्क, कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकता वरना जुर्माना लगेगा। कैपिटेशन शुल्क, ये याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, कैपिटेशन शुल्क। फिर हम धारा लिख देता हूँ धारा 13 के अंदर। फिर धारा 14 हम पढ़ चुके हैं, आयु के सबूत। देखो पीछे देखते हैं हम, ये रहा आपका धारा 14 आयु के सबूत पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर धारा 15 हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर धारा 15 नहीं पढ़ी क्या हमने? अरे प्रवेश से इनकार नहीं, वो भी याद कर लो। धारा 15 कहती है आपकी प्रवेश से इनकार नहीं, प्रवेश से इनकार नहीं, क्योंकि हम एक भी धारा नहीं छोड़ेंगे भाई, पूरी पढ़ेंगे धारा। ठीक है, धारा 15 होगी। 16 के अंदर ये हो गया आपके रोकने निष्कासन का प्रतिशत। 17 के अंदर हो गया आपकी शारीरिक और मानसिक दंड से प्रतिशत। 18 के अंदर हो गया आपकी विद्यालय की मान्यता प्राप्ति। और 19 के अंदर हो गया आपकी मान और मानक। ठीक है, 20 के अंदर हो गया आपकी अनुसूची में संशोधन की शक्ति। 21 में होगी विद्यालय प्रबंधन समिति। 22 में हो गया आपकी विद्यालय विकास योजना। 23 की बात करें, 23 में क्या होगी? 23 रहेगी क्या? शिक्षकों की नियुक्ति, वो भी याद कर लो धारा 23। देखो सारे बता रहा हूँ मैं, जो बीच में रहेगी वो भी बता रहा हूँ। 23 में क्या आपकी? 23 में आपकी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्थाएं, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्थाएं के लिए अर्थाएं। ठीक है, याद हो जाएगी अभी। इसमें संशोधन कब हुआ था आपका? इसमें संशोधन हुआ था 2017 के अंदर। कब हुआ था आपका? 2017 के अंदर। देखो 4 बार संशोधन हुआ, 3 बार बता चुका, 2012 के अंदर, 2017 के अंदर, 2019 के अंदर। एक संशोधन और पढ़ना आपको। ठीक है, और इसके बाद आपकी धारा 24 में क्या आपका? इसमें आपकी कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य हो गए। धारा 25 में आपके हम पढ़ चुके हैं पीछे, धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25 पढ़ चुके हैं ना, ये रहा छात्र शिक्षक अनुपात। और इसमें संशोधन कब हुआ था आपका? इसमें संशोधन हुआ था आपका 2012 के अंदर। कब हुआ था? 2012 के अंदर। ठीक है, धारा 26 की बात करें, फिर शिक्षकों के लिए रिक्तियों को भरा जाना। धारा 27 गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए प्रतिशत। धारा 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। ठीक है, ये थे आपके अध्याय 4 की जितनी भी धाराएं थी 12 से लेकर 28 तक, सारे पढ़ चुके। दोबारा रिवीजन भी करवा दिया मैंने 3-4 क्वेश्चनों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आरटीई 2009 के तहत विद्यालयों में कुल क्षमता का कितने प्रतिशत सीट पड़ोसी, निर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को के लिए निःशुल्क आरक्षित होती है? 10%, 20%, 25%, 30%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें आता है उल्लेख? धारा 12 के अंदर। धारा 12 अभी पढ़ी हमने। ठीक है, देखो आ गया नहीं क्वेश्चन, मैं सोचा आया कैसे नहीं। तो इसमें क्या थी आपकी? उत्तरदायित्व की सीमा, उत्तरदायित्व की सीमा याद कर लें दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 16 में संशोधन 2019 के अनुसार किसी बालक को विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जा सकता। पुनः परीक्षा में असफल होने पर कौन सी धारा स्कूल को बच्चे में रोकने की अनुमति देती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और धारा 16 के अंदर पूछा भी जाएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले तो धारा 16 याद कर लो। धारा 16 में क्या है? रोकने और निष्कासन का प्रतिशत, रोकने व निष्कासन का प्रतिशत। तो ये तो हो गया आपकी धारा 16। पहले इसमें संशोधन कब हुआ आपका? संशोधन हुआ आपका 2019 के अंदर। कब हुआ संशोधन? 2019 के अंदर इसमें संशोधन हुआ। ठीक है भाई, ये हो गई। और संशोधन के बाद धारा जोड़ेगी। ठीक है, उपधारा जोड़ेगी कितनी? और संशोधन याद कर लेना। संशोधन कब हुआ था आपका? 10 जनवरी 2019 को। 10 जनवरी 2019 को ये संशोधन हुआ था। ठीक है, और इसके बाद उपधारा विभाजित किया गया। उपधारा जोड़ी गई आपकी, उपधारा
ठीक है, ये रही आपकी उपधारा। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। देखो उपधारा 16(1) में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 व कक्षा 8 की नियमित रूप से परीक्षा होगी। कक्षा 5 व 8 की नियमित परीक्षाएं यह तो किसमें थी? उपधारा 16(1) के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, सारी की सारी याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 16(2) के अंदर, ठीक है। यदि कोई छात्र कक्षा 5 और 8 में परीक्षा में असफल हो जाता है, 5 व 8 में असफल हो जाता है, शॉर्ट में समझते हैं, असफल हो जाता है, ठीक है, तो असफल हो जाएगा और अतिरिक्त निर्देशन प्रदान किया जाएगा। वो परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा, 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा लो कि असफल हुआ तो कैसे, क्यों हुआ, तो 2 माह के अंदर फिर से परीक्षा लेनी होगी। इसके चक्कर में पास ही कर देते हैं, ठीक। कौन 2 माह के बाद में फिर से परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। फिर धारा 16(3), तो धारा 16(3) है भाई, इंपॉर्टेंट है धारा 16(3), और ये आपकी लास्ट टाइम 2022 में भी पूछी गई थी, 2023 में भी पूछी गई थी, दोनों में आई थी धारा 16(3), ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं धारा 16(3) के अंदर क्या आपका कि संशोधन के बाद इसमें रोकने का, यानी पुनः परीक्षा, यानी 2 माह के बाद पुनः परीक्षा होगी धारा 16(2) के अंदर, और फिर भी असफल हो जाता है तो स्कूल में रोकने का जो अनुमति ये देती है, कौन सी? धारा 16(3) देती है, ठीक है। ये भी याद कर लेना, ठीक है। री एग्जाम के अनुत्तीर्ण होने पर रोक सकते हैं, री एग्जाम में असफल होने पर उसी कक्षा में रोका जा सकता है, उसी कक्षा में रोका जा सकता है। तो याद हुई कि नहीं? 16(3) ये भी हो गया आपकी याद। और इसे अच्छा नियम कौन सा था? उपधारा 16(4)। भाई फेल हो गया, अगली बार फेल हो गया, फेल हो जाओ, लेकिन जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होगी, प्रारंभिक शिक्षा पूरी न होने तक निष्कासित नहीं किया जा सकता उस बालक को, निष्कासित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसका उपबंध किस धारा के अंदर है? उपधारा 16(4) के अंदर, याद कर लेना। और हमें क्या पूछा था? देखो आप देखो अपने क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे आप। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 16 में संशोधन, यानी संशोधन कब हुआ था? 2019 के अंदर। कब हुआ था? 2019, यानी 10 जनवरी 2019 को संशोधन हुआ था। किसी बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। पुनः परीक्षा में असफल होने पर कौन सी धारा, यानी कोई पुनः एग्जाम हुई 2 माह के बाद, तो कौन सी धारा स्कूल में बच्चे को रोकने की अनुमति देती है? तो धारा 16(3) देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत डिटेल से बता दिया मैंने, 1 घंटा इसमें हो गया। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बच्चों के माता पिता या संरक्षकों के में से होने चाहिए? कितने प्रतिशत होने चाहिए भैया बताओ? अरे बहुत बार पूछा जा चुका है। 25%, 50%, 75% या 100%? तो कितने होंगे आपकी? अरे माता पिता से होने चाहिए। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है। सबसे पहले तो विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करें तो ये किस में आती है आपकी? धारा 21 में, धारा 21 में आती है आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है। कितने प्रतिशत सदस्य बच्चों के माता पिता और संरक्षकों में से होने चाहिए? तो अब देखो काफ़ी दोस्त क्या करके आएंगे? 50% करके आएंगे। कितने करके आएंगे? 50%। बहुत ही दोस्तों का देखा है मैंने, जब टेस्ट हम करते थे लाइब्रेरी में तो बहुत से दोस्त 50% करके आते थे, ठीक है। फिर डांट पड़ती थी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 75%। देखो यहाँ पर पूछा बच्चों के माता पिता या संरक्षकों में से होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए, ठीक है। और इन 75% से बात करें, पूर्व में से बात करें, यानी संपूर्ण जो 16 सदस्यों की होती है ना, उनमें से 50% महिलाओं की होनी चाहिए। ये तो क्या है आपकी? महिला, 50% कौन होगी आपकी? महिला सदस्य होगी, महिला सदस्य होगी। यानी जो पूरे हैं ना 100%, 100 में से 50 तो महिला होगी। ये तो प्रावधान अलग है, लेकिन माता पिता और बच्चों के जो संरक्षक उनमें से कितने होंगे इसमें सदस्य? 75% सदस्य होंगे, ठीक है। ये याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या क्या आ सकता है आपका? 3/4 भी आ सकता है। कितना आ सकता है आपका? 3/4, पूरा 20 लिख देता हूँ हिंदी में, 3/4, ठीक है। यानी 3/4, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 75% भी आ सकता है, 3/4 भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो विद्यालय विकास योजना की बात कर रहे हैं। तो विद्यालय विकास योजना की बात करें तो धारा कौन सी हो जाएगी? धारा 22। कौन सी धारा में आपकी? धारा 22 के अंदर है।
जिला शिक्षा अधिकारी करेगा, विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी, राज्य सरकार करेगी या स्कूल के प्रधानाचार्य करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्यालय प्रबंधन समिति। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति किसमें? आपकी धारा 21 के अंदर। और यही आपकी किसका निर्माण करती है? आपकी धारा 22 के तहत विद्यालय विकास योजना का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आरटीए अधिनियम 2009 के अंदर जो आपके शैक्षिक प्राधिकारी है राष्ट्रीय स्तर पर, वो किससे बना गया? राज्य सरकार नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी नहीं, स्कूल प्रबंधन समिति नहीं, एनसीटीसी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको शैक्षिक प्राधिकारी की बात करें तो शैक्षिक प्राधिकारी कब बनाया गया? इसको 23 अगस्त 2010 को, 23 अगस्त 2010 को बनाया गया था आपके एनसीटीई को। ठीक है, राजस्थान की बात करें नियमावली के अंदर आपके RSCERT को बनाया गया आपके जो उदयपुर मुख्यालय वो आगे फल लेंगे। देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम रहता है। धारा की बात करें तो धारा 23, ये भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लीजिए। आरटीए अधिनियम 2009 के 2017 संशोधन के अनुसार 2017 में संशोधन हुआ है, तीसरा संशोधन था, 4 बार संशोधन हुआ है, मैंने बताया आपको। 31 मार्च 2015 तक नियुक्त ऐसे शिक्षक जिन्हें न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं थी उन्हें कितने वर्षों के भीतर योग्यता हासिल करनी होगी? ये भी आपके कलाम ने टेस्ट में पूछा था, याद है ना? ये टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष? तो 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। पहले कितनी थी? 5 वर्ष। पहले 5 वर्ष थी, लेकिन फिर संशोधन हुआ आपका 2017 में, कितनी कर दी गई आपकी? 4 वर्ष कर दी गई। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, पहले भी पूछ सकता है 2017 ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त तो उसको 5 वर्ष के अंदर, और 31 मार्च 2015 के बाद तो उसको 4 वर्ष। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात कितने वर्षों के भीतर लागू किए जाने चाहिए? छात्र शिक्षक के अनुपात है कितने वर्षों के भीतर लागू किए जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दे रखा है छात्र शिक्षक अनुपात, किस धारा के अंदर है आपकी? तो धारा की बात करें तो धारा आपकी 25। ठीक है, कितने वर्षों में लागू होनी चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 वर्ष कब किया गया? संशोधन कब होता है इसमें? जो पहला संशोधन होता है ना उसी में संशोधन होता है 2012 में। 2012 में जब संशोधन हुआ तो इसे जो छात्र शिक्षक अनुपात बनाने की न्यूनतम सीमा है ना, छात्र शिक्षक अनुपात बनाने की न्यूनतम सीमा छात्र शिक्षक अनुपात बनाने की न्यूनतम सीमा 6 माह की जगह 3 वर्ष की गई। 3 वर्ष की गई। ये लाइन भी याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आपके एग्जाम में, पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भाई? केवल बालक में ज्ञान, नॉलेज और प्रतिभा, टैलेंट का विकास नहीं, केवल बच्चों की मातृभाषा पर शिक्षा देना नहीं। नई शिक्षा नीति आ रही है ना, उसमें मातृभाषा का वर्णन है 2020, याद करना। केवल स्कूल शिक्षा में अनुशासन बनाए रखना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन भी करते हैं सीधे सीधे। बाल केंद्रित एवं बाल अनुकूल तरीके से गतिविधि आधारित शिक्षण और मानसिक व शारीरिक क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यह अध्याय कौन सा आपका भाई? पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करना। अध्याय की बात करें, अध्याय 5, अभी तो अध्याय 5 से पूछिए भाई, 7 है। ठीक है, और अध्याय 5 है, और इसके अंदर धारा कितनी सम्मिलित है आपकी? धारा 29 व 30, 2 ही धारा सम्मिलित है, तो वो भी याद कर लो साथ साथ। अब डिटेल से पढ़ रहे हैं तो डिटेल से पढ़ लेते हैं ना। धारा 29 में क्या है? धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, वही धारा 30 की बात करें, धारा 30 में क्या है दोस्त? परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र।
याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और धारा 29 के तहत राजस्थान में जो पाठ्यक्रम बनाता है वो कौन बनाता है? आपका RSCERT बनाता है, ठीक है। और इसे शैक्षिक प्राधिकारी कब घोषित किया गया है? राजस्थान का शैक्षिक प्राधिकारी राजस्थान के अंदर कब घोषित किया गया? आपका 14 अगस्त 2018 को, 14 अगस्त 2018 घोषित किया गया था। ये भी याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है भाई, ठीक है। वैसे नियमावली में पढ़ना था लेकिन याद आ गया तो यहीं पर बता दिया मैंने। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था कि RTI अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना जाएगा? बाल केंद्रित एवं बाल अनुकूल तरीके से गतिविधि आधारित शिक्षण और मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु बालक अधिकार संरक्षण आयोग किन कार्यों का पालन करेगा? बताओ भाई, किन कार्यों का पालन करेगा? केवल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूलों का निरीक्षण करना नहीं, केवल बालकों के अभिभावकों को शिक्षा के लिए निर्देश देना नहीं, केवल राज्य में नए स्कूल खोलने का आदेश देना बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों को दिए गए अधिकारों की रक्षा, देखो बालकों को जो अधिकार दिए गए उनकी रक्षा के उपायों का परीक्षण, समीक्षा, परिवादों की जांच करना और आयोग अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण की बात करते हैं सबसे पहले, किस अध्याय में है? आपके अध्याय की बात करें तो अध्याय 6 के अंदर है कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6 क्या आपका? बालकों के अधिकारों का संरक्षण, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण एक इसमें भैया अध्याय 6 के अंदर है। और धारा की बात करें, धारा कितनी आएगी आपकी? धारा आएगी इसमें 31 से धारा 34 तक, ठीक है। तो छठा भाग आ चुका है, यानी छठा अध्याय आ चुका है। बहुत जल्द हम RTI अधिनियम 2009 पूरा करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए, बालक की शिक्षा के अधिकार का संरक्षण RTI 2009 के अनुसार किस धारा में है? धारा 29 और धारा 30 तो किससे संबंधित है भाई? आपकी पाठ्यक्रम से संबंधित है, पाठ्यक्रम, यानी इसे याद करो। अध्याय कौन सा आपका? अध्याय 5। अध्याय 5 में 2 धाराएं थी, 29 और 30, ठीक है। धारा 31 की बात करें, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, तो यही तो है आपका बालक के शिक्षा के अधिकार का संरक्षण किस धारा के अंदर है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 3 धारा 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 32 में क्या है आपका? शिकायतों को दूर करना, शिकायतों को दूर करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RTI 2009 के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस धारा में किया गया? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, तो धारा 31 तो हम पढ़ चुके हैं। देखो धारा 31 में क्या आपका? बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना या संरक्षण करना, अभी पढ़ा हमने। बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, क्या करना? मॉनिटर करना, ठीक है। धारा 32 हम पढ़ चुके हैं, शिकायतों को शिकायत दूर करना, दोबारा याद कर लो, शिकायत दूर करना। धारा 33 की बात करें तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 34 में क्या आपकी? राज्य सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद। ये चारों की चारों धाराएं कौन सी में आती है आपकी? चारों की चारों धाराएं, चारों की चारों धाराएं हैं किस अध्याय के अंदर आती है आपकी? अध्याय की बात करें तो अध्याय 6 के अंदर आती है, ठीक है। अध्याय 6 क्या आपकी? अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण। देखो याद हो गया ना, याद हो गया ना अध्याय 6। 4 धाराएं हैं, 4 धाराओं के बारे में मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट बचा इसका क्वेश्चन। RTI 2009 के तहत प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन बात करें तो प्रकीर्णन कौन सी में आपकी? अध्याय 7 के अंदर है। इसमें आपकी अध्याय 7 के अंदर अन्य मुख्य बातों में समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में? देखो समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? तो अध्याय 7 में बात करें तो अध्याय 7 में धारा की बात करें तो धारा आपकी 35 से धारा 38 तक है, 35 से धारा 38 तक सम्मिलित है, ठीक है। तो हमें पूछा कि समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? तो वो है आपकी धारा 36, 37, 38 या 39। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 38। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो धारा 36,
धारा 36 की बात करें, धारा 36 क्या है, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, ये किसमें आपकी धारा 36 के अंदर। धारा 37 में क्या आपकी सद्भावपूर्वक कार्रवाई, सद्भावपूर्वक कार्रवाई, कार्रवाई के लिए संरक्षण, के लिए संरक्षण, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। धारा 39 में क्या आपका बताओ भाई, धारा 39 में आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, केंद्र सरकार की शक्ति, ये लीजिए दोस्त, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो ये आपके पूरे के पूरे प्रकरण यानी अध्याय 7 है, उसके अंदर आपकी धारा 35 से 38 थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम अध्याय 7 पढ़ चुके हैं पूरे के पूरे, यानी जो आरटी एक्ट 2009 है इसमें कितने अध्याय टोटल, टोटल अध्याय थे सर आपने 7 बताए, तो 7 अध्याय पढ़ चुके हैं हमने। धाराएं बताई सर आपने 39 धाराएं बताई, पहले मूल में 38 बताया, लेकिन 2012 में संशोधन हुआ तब कब बताया आपकी, बताओ भाई, तब 39 हो गई। और मैंने क्या बताया, 4 बार संशोधन हुआ, 3 बार संशोधन बता चुका हूँ, 2012 के अंदर, 2017 के अंदर, 2019 के अंदर, और एक संशोधन होता है आपका अनुसूची के अंदर। अनुसूची कितनी है आपकी, एक। तो आज से 2-3 क्वेश्चन लिए तो वो देख लेते हैं। ये देखिए आपका, देखो आरटी 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा में 150 छात्रों तक कितने शिक्षक होने चाहिए। 150 छात्रों तक कितने शिक्षक होने चाहिए भाई आपकी, 3 शिक्षक, 4 शिक्षक, 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक, 6 शिक्षक। तो देखो 150 तक बात करें तो 150 से अधिक होना तब तो 5 शिक्षक व 1 प्रधानाध्यापक होता है। हमें पूछा कि 150 छात्रों तक, तो हमें पता है कि 121 से 200 के मध्य, 121 से 200 के मध्य तब कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन को काट देना भाई। ठीक है, इस वाले या तो इस वाले ऑप्शन को काट देना, या 150 छात्रों से अधिक। ठीक है, तब आपका ये प्रधानाध्यापक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 शिक्षक कब होंगे आपके, 3 शिक्षक होंगे जब 61 से 61 से 90 छात्र हो के मध्य हो। 4 कब होंगे आपके, जब आपके 91 से 120 के मध्य हो। ठीक है, 6 शिक्षक कब होंगे आपके, जब आपके 150 से अधिक हो। ठीक है, 150 से अधिक हो ना, 150 से अधिक, तब आपका एक तो होगा आपका 5 तो शिक्षक होंगे व 1 आपका हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। ठीक है, कुल कितने होंगे आपके, 6 होंगे, 150 से अधिक। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेना ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 आपके 5 शिक्षक होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो 200 से अधिक बालक हो ना, 200 से अधिक बालक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तब शिक्षक छात्र अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात 25 से 8 तक लेना, धारा 25। तो ये कितना, किससे अधिक नहीं होगा आपका, 40:1 से अधिक नहीं होगा। ये कलाम ने पूछा था आपका भाई, एग्जाम में तो पूछा गया है, लेकिन अधिक नहीं होगा। लेकिन कलाम ने भी टेस्ट में पूछा था, तो आपको ये भी तो याद होना चाहिए ना, -7 और -8 में कौन से क्वेश्चन पूछे थे, वो भी तो सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने टेस्ट दे दिया और आपने विश्लेषण भी कर लिया टेस्ट का। टेस्ट का देने से मतलब नहीं है आपका टेस्ट दे के आते हो क्वेश्चन गलत हो गए मिला लिए, वो नहीं है। टेस्ट का विश्लेषण भी जरूरी है, तभी आपका तैयारी और बेहतरीन होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीज़ों, ऐसी चीज़ें कौन नहीं बताएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 शिक्षक। ठीक है, इसको कैंसिल कर देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 में एक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस और शिक्षण घंटे कितने होंगे। कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो देखो 180 नहीं कार्य दिवस, 200 कार्य दिवस, 800 शिक्षण घंटे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 220 कार्य दिवस, 1000 घंटे, एक कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे होंगे। ठीक है, और शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, ये पूछा जाता है आपका। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या की बात करें तो कितने होंगे आपके, कितने % होंगे आपके, 45 शिक्षण घंटे। कितने घंटे होंगे आपके, 45। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लीजिए,
ये तो आपका आरटीआई अधिनियम 2009 जो हम एक बार फिर से रिवीजन कर चुके हैं, यानी रिवीजन क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आरटीआई अधिनियम 2009 हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया गया। मैंने सोचा था पहले कम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाऊंगा ताकि पूरा ये 1.5 घंटे में पूरा करवा दूँ जितने भी टॉपिक है, लेकिन फिर सोचा पूरा डिटेल से करवा देते हैं। जितना अच्छा डिटेल से करवाएंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्लास अब तक कैसी लगी वो कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि आरटीआई एक्ट 2009 की जो रिवीजन क्लास आपकी एमसीक्यू है वो कैसी लगी। क्योंकि टेस्ट के क्वेश्चन है सारे के सारे, लाइब्रेरी बेस के टेस्ट है, बहुत टेस्ट हुए थे हमारे, तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात करते हैं कैसी लगी क्लास, कमेंट के अंदर बताना। और इसके साथ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब करते हैं दोस्तों राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। चलिए जब तक आप सब्सक्राइब कीजिए 2 मिनट के लिए, तो कर दिया होगा। चलो शुरुआत करते हैं। अब राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की बात करते हैं। देखो वैसे तो आरटीआई एक्ट 2009 आपको अच्छे से समझ में आया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लगभग उसी पर आधारित है, उसी के आधार पर बनाया गया था। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार में। और किसके तहत बनाया गया था आपका, आरटीआई एक्ट 2009 पर आधारित है। किस पर, आरटीआई एक्ट 2009 पर ये आधारित है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान में आरटीआई एक्ट 2009 को लागू करने हेतु किस वर्ष राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली अधिसूचित की गई, यानी अधिसूचित किस वर्ष की गई थी, ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। ठीक है, 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 के अंदर। तो कब की गई थी आपकी, ये की गई थी आपकी 2011 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस धारा के तहत, देखो आरटीआई एक्ट की बात करते हैं सबसे पहले। आरटीआई एक्ट 2009 की बात करें, इसके धारा 38 के तहत, किसके तहत, धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार को ये कहा गया था कि अपना अपना आरटीआई एक्ट बनाए। ठीक है, सभी राज्य सरकार जितने भी राज्य थे उस टाइम में आपकी बात करें या वर्तमान में जितने राज्य इनको मान लेते हैं, कहा गया था कि अपना अपना आरटीआई एक्ट बनाए। तो इसी धारा 68 के प्रदत्त शक्तियों के तहत, राजस्थान की बात करते हैं हम तो। ठीक है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली नियमावली 2011 का गठन किया। ठीक है, कब, 2011 के अंदर। कब अधिसूचित किया, अधिसूचित की बात करें भाई, कब आया था ये अधिसूचित किया था आपका 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई थी। 29 मार्च 2011 को। और यहाँ पर ये भी याद कर देना, राजस्थान सरकार द्वारा नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट 2010 में प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया। तो कब किया था आपका, 2010 में आपका प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया था। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 किस तिथि को लागू हुआ था। देखो 1 जनवरी 2011 को नहीं, 15 मार्च 2011 को नहीं, 29 मार्च 2011 को अभी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लागू हुआ था। ठीक है, अधिनियम की बात करें, इस अधिनियम की बात करें तो इसमें देखो 10 भागों में बांटा गया था। भाग कितने थे आपके, 10। सबसे पहले बात करते हैं हम भाग की, तो भाग कितने बांटा गया, 10 भाग। अध्याय पहले लिया था, अब भाग की बात करते हैं। भाग 10 था। नियम कितने बांटे गए आपके, नियम आपके 29। तो सीधा पूछे कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंदर कितने भाग है आपके, 10 भाग है। नियम कितने आपके, 29 नियम है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का नाम किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, किस नियम में परिभाषित किया गया है। तो परिभाषित नाम की परिभाषित बात करें तो क्या गया आपके भाई, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है किसमें आपके नियम 2 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके नियम 1। नियम 1 में क्या आपका, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ,
तीनों डेट याद कर लेना। देखो प्रारंभिक की बात करें तो प्रारंभ हुआ था आपका 29 मार्च 2011 को, ठीक है। प्रसार संपूर्ण राजस्थान में, किसमें? संपूर्ण राजस्थान में। संक्षिप्त नाम, तो नाम याद करना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है नाम का। निःशुल्क राजस्थान, निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य। बाल शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011, ये संक्षिप्त नाम है, ठीक है भाई। इसमें संक्षिप्त नाम दिया गया नियम 1 के अंदर, और यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना, नोट इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी भाग में, नियम 1 किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं है, किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटीआई जो नियमावली 2011 है, इसमें कौन सा भाग नियम सम्मिलित नहीं है? तो नियम 1 सम्मिलित नहीं है। तो हमने अभी 10 नियम देखे ना, उन 10 भाग देखे ना, देखो इन 10 भाग में, इन 10 भागों में जो नियम 1 है ना, नियम 1 सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है। 28 नियम में सम्मिलित है इसमें, ये भी याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और परिभाषा किसमें आनी? परिभाषाएं, परिभाषाएं आपकी नियम 2 के अंदर, किसमें? नियम 2 के अंदर आपकी परिभाषा दी गई। और नियम 2 के इसमें भाग की बात करें तो भाग कौन सा आपका? भाग 1, और भाग 1 कौन सा आपका? प्रारंभिक। कौन सा भाग आपका? प्रारंभिक, ठीक है। प्रारंभिक सिर्फ नियम 2 शामिल है। नियम 3 की बात करें, नियम 3 क्या है आपका? तो नियम 3 आपका एसएमसी, यानी आपके विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी, एसएमसी की संरचना व करते, संरचना व करते, ठीक है। नियम 4 में क्या आपका? एसएमसी की कार्यकारी समिति, एसएमसी की कार्यकारी समिति। ये दोनों किसमें आते हैं आपके? भाग 3 के अंदर। किसमें आते हैं? भाग 3 के अंदर। और भाग 3 में कौन कौन सा आता है आपका? अरे भाग 3 क्या आपका? नियमावली का भाग 3 आपका विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हम आरटी 2011 की बात करें ना, तो इसकी क्लास हो चुकी है अपनी, क्लास 2 नंबर हो चुकी है अभी। पहले आरटीआई 2009 पढ़ा था, क्लास 2 के अंदर आरटीआई जो आपकी 2011 पढ़ा था। डिटेल से पढ़ना हो ना, डिटेल हर नियम को, हर भाग को जानना हो, तो वहाँ पर क्लास जरूर देखना। ये अपनी रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं लगभग चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी फास्ट कर रहे हैं। एक बार वहाँ पर जाके विजिट जरूर करना, ताकि आपको कैसी लगी क्लास, फिर अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये क्लास से भी। तो विद्यालय प्रबंधन समिति है, भाग 3 के अंदर है। एसएमसी की संरचना, एसएमसी का कार्य समिति, और इसके लिए भाग 3 में कितने नियम सम्मिलित है? इसमें नियम 3 सम्मिलित है। कौन कौन से नियम आपके? नियम 3 है, नियम 4 है और नियम 5 है, ठीक है भाई। भाग 3 में कितने नियम आते हैं आपके? 3 आते हैं। तो 3 में तो क्या आपकी एसएमसी की संरचना है। भाग 4, नियम 4 के अंदर क्या आपकी? एसएमसी कार्यकारी समिति है। और नियम 5 भी याद कर लो यदि आ गया तो। नियम 5 में क्या आपकी? विद्यालय विकास योजना। नियम 5 की बात करें तो विद्यालय विकास योजना। चलो साथ साथ याद कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की संरचना और करते किस नियम में है? तो नियम 3 के अंदर है, अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। किसमें आपकी? नियम 3 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नियम 4 के अंदर क्या आपकी? एसएमसी की कार्यकारी समिति, कार्यकारी समिति, कुल सदस्य 16। कुल सदस्य कितने होंगे आपके? 16। याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एसएमसी की जो कार्यकारी समिति है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं आपके? 16 सदस्य होते हैं। और इसमें 16 सदस्यों की बात करें, 50% कौन होगी आपकी? महिलाएं होगी। वही आपका नियमावली जो नियम 2009 है आरटीआई एक्ट, उसी के तहत 50 उसमें थी और 50 में इसमें होगी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछ लेना भाई। नियम 5 के अंदर क्या आपकी? विद्यालय विकास योजना। क्या आपकी? विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना कितने वर्ष की होती है आपकी? वर्ष की, वहाँ पर भी 3 वर्ष की थी, यहाँ पर भी कितने वर्ष की होती है आपकी? 3 वर्ष की होती है। सीधा क्वेश्चन होगा, 3 वर्ष की होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा। तो ये आपकी बात करें नियम 3, नियम 4, नियम और नियम 5, ये तीनों नियम है ना, ये भी याद करना। ये किस में आते हैं आपके? अध्याय, सॉरी अध्याय नहीं, अध्याय तो होता है आपका भाग 3 के अंदर, भाग 2, सॉरी भाग 2 है।
भाग दो क्या आपका, भाग दो आपका विद्यालय प्रबंधन समिति, दोबारा याद कर लो इसको, विद्यालय प्रबंधन समिति। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं अध्याय और भाग के अंदर, ठीक है, सभी होते हैं, थोड़ा सा इसको संभल के याद करना भाई। तो विद्यालय प्रबंधन समिति कौन सी में आपकी, भाग दो के अंदर है, ठीक है। इसी के अंदर आपके नियम 3 है, नियम 4 है, नियम 5 है। नियम 6 किस में है फिर, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि नियम 6 में क्या है। नियम 6 में आपके विशेष प्रशिक्षण है, क्या आपका विशेष प्रशिक्षण। और नियम जो विशेष प्रशिक्षण है कौन से भाग के अंदर, आपके भाग 3 के अंदर है। और भाग 3 क्या आपका, वो भी तो याद होना चाहिए। भाग 3 आपके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जहाँ पर वो वापस अध्याय 2 था, यहाँ पर भाग 3 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। याद करना दोस्तों कि विशेष जो प्रशिक्षण है कौन से नियम में आपके, नियम 6 के अंदर है। और नियम 6 कौन से भाग के अंदर आता है, आपका भाग 3 के अंदर आता है, ठीक है। जो भाग 3 का नाम क्या है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है। भाग 3 में कितने नियम सम्मिलित है, तो नियम 6 से लेकर, बताओ, अरे नियम 6 ही सम्मिलित है केवल भाग 3 के अंदर, नियमावली के अंदर भाग 3 के अंदर केवल नियम 6 है। नियम 1 किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं है। नियम 2 की बात करें तो उसमें आपकी परिभाषाएं हैं। नियम 3 के नियम 3, 4 और 5 की बात करें वो भाग 2 के अंदर है। नियम 2 भाग 1 में है, प्रारंभिक, ठीक है। नियम 2 में क्या आपकी परिभाषा है। नियम 3 के अंदर हमने अभी पढ़ा होगा, नियम एसएमएससी करते हैं, ठीक है, संचालन करते हैं। और नियम 4 में आपकी कार्यकारी समिति है। नियम 5 में विद्यालय विकास योजना है। ये सारे आपके भाग 2 के अंदर सम्मिलित है। विद्यालय भाग 3 के अंदर आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और भाग 3 के अंदर केवल एक ही नियम सम्मिलित है, कौन सा, नियम 6, कौन सा आपका विशेष प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य महिलाएं होगी, तो 50%। हम पढ़ चुके हैं, कितने होगी आपकी 50%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत विशेष प्रशिक्षण की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या होगी, तो यहाँ पर दे रखा आपका विशेष प्रशिक्षण। और विशेष प्रशिक्षण कौन से नियम की बात करें, आपका नियम 6 की बात करें। देखो आप नियम 1 से लेकर 6 तक पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर बात करें आपकी न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या होगी, 1 माह 1 वर्ष, 2 माह न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम, 3 माह न्यूनतम 2 वर्ष अधिकतम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनी होगी, 3 माह न्यूनतम और 2 वर्ष अधिकतम होगी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा था। और कलाम ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कलाम ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रशिक्षण है ना, विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों अथवा विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण की बात करें तो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व विशेष रूप से नियुक्त शिक्षक वो क्या देंगे, आपके प्रशिक्षण देंगे। ये क्वेश्चन पूछा था ना कलाम ने। अरे मैंने टेस्ट 8 देखो 8 दिया ना आपने, 8 दिया तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये ऐसे याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आरटी नियम 2011 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक कितनी दूरी तक बालक पैदल जा सकता है, कितनी दूरी तक बालक पैदल जा सकता है भाई, 1 से 5 तक। 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। बताओ सीमाएं, पैदल दूरी की सीमाएं निर्धारित करता है नियम 7। नियम 7 की बात करें, नियम 7 के आपके आसपास का क्षेत्र या सीमाएं, आसपास का क्षेत्र या सीमाएं कौन से भाग में आता है आपका नियम 7। भाग की बात कर लेते हैं यहाँ पर, भाग 4। और भाग 4 क्या आपका, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी करते हुए, राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के करते हुए, स्थानीय प्राधिकारी के करते हुए, ठीक है। इसमें आपका नियम 7 आता है, नियम 8 आता है, नियम 9 आता है। 3 नियम सम्मिलित आपके भाग 4 के अंदर। तो आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा है और कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा है। तो कक्षा 1 से 5 तक कितनी होगी आपकी, 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक पैदल दूरी 2 किलोमीटर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया, ये कलाम ने पूछा था आपके टेस्ट में, कलाम टेस्ट, ये क्वेश्चन आपका आया था भाई, ठीक है। मैंने टेस्ट 8 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, याद कर लेना फिर से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाग 4 की बात करें तो नियम 8 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नियम 8 में क्या आपकी, अरे राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व है।
राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। ठीक है, नियम 9 की बात करते हैं। नियम 9 में क्या आपका, स्थानीय प्राधिकारी और बालकों का अभिलेख करना। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, द्वारा बालकों का अभिलेख रखना, बालकों का अभिलेख रखना। ये भी आपके कलाम के माइनर टेस्ट 8 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी। तो देखो माइनर टेस्ट 8 आपको याद ही है ना पूरा। 19 क्वेश्चन गए थे तो ऐसे फेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। पहले भी मैंने आरटी जब 2011 नियमावली करवाई थी तभी मैंने बोला था सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। दोबारा देखो आपका पता चल गया ना, माइनर टेस्ट 8 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। आपने टेस्ट तो दिया ही है ना, देख लो। टेस्ट नहीं दिया तो पहले टेस्ट देना भाई, टेस्ट रोज दिया करो, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, तभी आपको अच्छा नॉलेज होगा इन चीज़ों का। तो टेस्ट के अनुसार पढ़ेंगे तो सिलेबस भी बहुत आसान लगेगा हमें। तो नियम 2 की बात करें तो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों का अभिलेख रखना किस नियम के अंदर है, आपके नियम 9 के अंदर है। ये क्वेश्चन आपके कलाम ने टेस्ट में पूछा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरटीए नियम 2011 के अनुसार विद्यालय मानचित्रण यानी स्कूल मैपिंग के तहत प्रत्येक वर्ष किन बालकों की पहचान की जाएगी। किन बालकों की पहचान की जाएगी भाई प्रत्येक वर्ष। यहाँ पर बात कर रहा है आपका नियम 8 की। किसकी बात कर रहा है, आपके नियम 8 की। जो आपके कर्तव्य है ना, स्थानीय प्राधिकारी और राज्य सरकार के कर्तव्य। कर्तव्य किसके, राज्य सरकार व आपके स्थानीय प्राधिकारी। देखो बार बार बता रहा हूँ, याद भी होना चाहिए अब आपको। तो केवल दूरस्थ क्षेत्र के बालक, निःशक्त ग्रस्त बालक और कमजोर वर्ग के बालक नहीं। देखो दूरस्थ क्षेत्र के बालक, निःशक्त ग्रस्त बालक, अलाभप्रद समूह और कमजोर वर्ग के बालक सभी की पहचान करेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो और इसके अलावा आपके जो धारा 4 के अंदर निर्दिष्ट बालक है उनकी, धारा 4 क्या फटी थी बताओ कमेंट के अंदर। अरे आज ही फटाया वापस, निर्दिष्ट बालक। धारा 4 परिवेश फटी थी, क्वेश्चन भी करवाया आपको। धारा 4 क्या थी आपकी, परिवेश। याद रखा करो भाई। यहाँ पर देखो आरटीए नियम 2011 के अनुसार बालकों के अभिलेखों का रख रखाव किस नियम में निर्धारित है। कलाम ने आपका टेस्ट पूछा था, देखो वापिस भी आएगा। नियम 7 की बात करें, आसपास का क्षेत्र है, दोबारा याद कर लो। आसपास क्षेत्र या सीमाएं याद कर लेना। 1 से 5 तक 1 किलोमीटर, 6 से 8 तक 2 किलोमीटर पैदल दूरी। दोबारा याद करवा रहा हूँ सारी की सारी। नियम 8 में हमने करते हुए देख लिए, करते हुए। ठीक है, और जब जैसे आपके निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सामग्री का हकदार होगा, ठीक है, करते हुए हैं। और कौन कौन से बालकों की पहचान करेगा वो अभी हमने देखा। नियम 9 के अंदर आपके स्थानीय प्राधिकार करेगा, रख रखाव कौन करेगा, और ये भी याद करना, रख रखाव कौन करेगा, वो करेगा आपका स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। कि रख रखाव या अभिलेख का रख रखाव कौन करेगा, अभिलेख कौन रखेगा, स्थानीय प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियम 10 क्या आपका, नियम 10 आपके भाग 5 के अंदर है। तो नियम 10 की बात करिए आपकी, नियम 10 में क्या आपका, कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग व अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश, समूह के बालकों का प्रवेश, बालकों का प्रवेश। ठीक है, नियम 10 किस में आता है आपका, कौन से भाग में आता है आपका, भाग 5। और भाग 5 के आपके विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व है, विद्यालय व अध्यापकों के उत्तरदायित्व है। जो सारी चीज़ें जो कनेक्ट है पूरे बता रहे हो मैं, अध्यापकों के कर्तव्य। और इसमें आपके नियम बात करें, आपके नियम 10 से लेकर नियम 15 तक आते हैं। नियम 10 से नियम 15 तक भाग 5 में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नियम में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नियम 10 कमजोर वर्ग व अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश, बिल्कुल राइट, अभी पढ़ा हमने। नियम 11 राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक वेग की प्रतिपूर्ति, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, बिल्कुल राइट। नियम 11 पढ़ लो भाई, सारे के सारे भाग कौन से आपके, भाग 5 है। ठीक है, भाग 5 के आपके, अरे विद्यालय व अध्यापकों का उत्तरदायित्व है,
उत्तरदायित्व दायित्व। और बात करें नियम कौन सा जगह आपका, नियम 10 से 15 तक। दोबारा करवा दिया, देखो बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे। तो नियम 10 आपको पता चल गया, कमजोर वर्ग व अलापद समूह के बालकों का प्रवेश। ठीक है। नियम 11 के अंदर राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। नियम 12 की बात करें विद्यालय की मान्यता वापस लेना। नियम 12 में विद्यालय की मान्यता वापस लेना नहीं है भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा, असत्य तो पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका है विद्यालयों की मान्यता वापस लेना। किसमें आपके नियम 15 के अंदर है, किसमें आपके नियम 15 के अंदर। नियम 13 प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, बिल्कुल राइट। ठीक है। तो देखो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 क्या है फिर, 12 भी तो याद होना चाहिए, ये सत्य है तो 12 क्या है अभी आपका, आयु के लिए सबूत, आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। तो यहाँ पर देखो 10, 11, 12, 13 में पढ़ लिए, 14 रह गया ना एक, नियम 14 भी याद कर लो। नियम 14 क्या है, विद्यालयों को मान्यता, विद्यालयों को मान्यता। ये लो भाई भाग 5 के जो जितने भी थी, नियम 10 से लेकर नियम 15, तो हम पढ़ चुके हैं पाँचों के पाँचों नियम। 10 आपकी कमजोर वर्ग व अलापद समूह के बालकों का प्रवेश। नियम 11 राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। नियम 12 के अंदर आपके आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। नियम 13 के में आपके प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। नियम 14 में विद्यालयों को मान्यता देना, और नियम 15 में विद्यालयों की जो मान्यता दी थी 14 के तहत वो वापस लेना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नियम 12 के अनुसार बालक की आयु का सबूत। देखो आगे ना क्वेश्चन अभी पूछा था असत्य, और आगे वाला क्वेश्चन देखो वही है। यहाँ पर ये तो पूछा था, नियम 12 तो असत्य था, देखो और मैंने लिख दिया था यहाँ पर। नियम 12 के अनुसार बालक की आयु का सबूत किस दस्तावेज से माना जाएगा यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो। यदि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका जो सबूत है वो किस दस्तावेज को माना जाएगा। देखो अस्पताल या सहायक नर्स और दाई, ANM रजिस्टर अभिलेख बिल्कुल माना जाएगा, ये तो ये है। आंगनवाड़ी अभिलेख माना जाएगा आपका। माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा, यानी माता पिता या संरक्षक बालक की आयु की घोषणा कर देता है कि ये 6 वर्ष का हो गया, ये 7 वर्ष का हो गया। पहले वालों के पास कौन से जन्म प्रमाण पत्र थे जब अपन का टाइम था, अभी भी नहीं बनाया हमारा, मेरा भी नहीं है जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है। तो ये किसे, माता पिता या संरक्षक आयु द्वारा बालक की आयु का घोषणा। ठीक है। तो विकल्प की बात करें तो आपका 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मान्य होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नियम में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है ये मैं पूछा भाई। नियम 16 आ गया आपका। देखो पहला दे रखा है नियम 16, तो नियम 16 तो आपका गलत है। ठीक है। तो नियम 16 के अंदर तो क्या आपकी, नियम 16 में आपकी सबसे पहले बात करते हैं आपके नियम 16 में न्यूनतम अर्हता या योग्यता, न्यूनतम अर्हता या योग्यता, ये किसमें आपके नियम 16 के अंदर है। ठीक है। न्यूनतम योग्यता अर्जित करना, न्यूनतम योग्यता अर्जित करना ये आपके नियम 18 के अंदर है। किसमें आपके नियम 18 के अंदर। न्यूनतम योग्यता का शिथिलीकरण, तो ये आपके नियम 17 के अंदर उल्टा दे रखा है, इनको उल्टा दे रखा है, तो ये किसमें आ जाएगा आपका नियम 17 के अंदर। ठीक है। 16 पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया, 18। तो यहाँ पर देखो हमें पूछा सही सुन ले, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर बात करते हैं आपके भाग 6 की। भाग 6 में क्या आपका अध्यापक। ठीक है। भाग 6 में नियम कितने हैं आपके, नियम आपके 16 से 21 तक। तो देखो 16 में पढ़ चुके हैं। 16 क्या आपके न्यूनतम अर्हता है योग्यता है। 17 है आपका न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण। 18 क्या आपका न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। 19 क्या हो गया आपका अध्यापकों के वेतन भत्ते के निर्बंधन। ठीक है। और 19 के बाद कौन सा बच्चा आपका 20 और 21 दो बच्चे हैं, तो नियम 20 और याद कर लो यहाँ पर। नियम 20 कौन सा आपका शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है। ठीक है। आगे की बात करें, और नियम 21 लास्ट जो भाग 6 का नियम 21 से लास्ट, उसमें क्या आपका शिक्षक छात्र अनुपात, उसमें 25 धारा 25 थी, इसमें आपके नियम 21 है शिक्षक छात्र अनुपात। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी मैं नीला कर देता हूँ। ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा लिया जाता है आपका भाग 6, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके नियमावली से। याद करना दोस्तों, नियम भाग 6 की बात करें तो 6 है। भाग 6 के अंदर क्या आपका अध्यापक है, क्या आपका अध्यापक है। और अध्यापक को सही लिखते हैं पहले तो,
भाग 6 के अंदर क्या आपके अध्यापक है। फास्ट लिखने के चक्कर में ऐसा होता है। इसमें आपके नियम की बात करें, नियम 16 से 21 तक है, ठीक है। नियम 16 क्या आपकी न्यूनतम अर्थाय योग्यता, नियम 17 क्या आपकी जो योग्यता रखी थी, न्यूनतम अर्थाय योग्यता रखी थी, उसमें थोड़ा सा शिथिलीकरण, वो नियम 17 में आ जाएगा। नियम 18 में फिर उस जो योग्यता में जो शिथिलीकरण कर दिया तो शिक्षक क्या कर लेगा, आसानी से उसको पाल लेगा, यानी आसानी से उसको पूरा कर लेगा, यानी योग्यता को अर्जित करना। फिर नियम 19 में अध्यापक को जो पूरी योग्यता अर्जित कर लेगा वो अध्यापक बन जाएगा तो उसको वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा, वेतन, अध्यापक को भी वेतन भत्ते हो। फिर आपके वेतन भत्ता मिलने लगा तो उसका उत्तरदायित्व बढ़ गया कि उसको कक्षा में पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षक का दायित्व आ गया कि मुझे कक्षा में पढ़ाना है, बच्चों को एक अच्छा शिक्षक बनाना है, अच्छा नॉलेज देना है, तो उसका दायित्व आ गया। 21 के अंदर आपके छात्र शिक्षक छात्र अनुपात, फिर वो देखेगा मैं 30 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ एक बार, 20 बच्चों को एक बार छोड़ दो, ऐसे अनुपात टिक के रूप में याद कर सकते हैं। तो यह जगह आपका नियम 21 के अंदर। तो नियम 21 तक पढ़ चुके हैं हम, भाग 6 तक पढ़ चुके हैं, भाग 10 है और यहाँ पर बात है नियम 29 है। तो सारे के सारे कर लेंगे। अभी देखो, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अध्यापक किसके द्वारा परामर्श से छात्र शिक्षक अनुपात की रिपोर्ट तैयार करेगा और किसको भेजेगा, बताओ भाई, किसके द्वारा तो तैयार करेगा और किसको भेजेगा, ये क्वेश्चन हमें बताना है आपको। राइट आंसर, स्कूल स्टाफ के परामर्श से जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं, एसएमएससी के परामर्श से बीईओ ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन। और ये सब किसमें आपके नियम 21 के अंदर है, नियम 21 सारे करते हुए नियम 21 के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी कौन है। राजस्थान में बात करें शैक्षणिक प्राधिकारी कौन है, एनसीईआरटी है, आरएससीईआरटी है, डीआई है, बीईओ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरएससीईआरटी है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब बनाया गया था इसको, कब बना था ये भी याद करना। ये बना था आपका 14 अगस्त 2018 को, 14 अगस्त 2018 को बना था, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शैक्षणिक प्राधिकारी की बात करें कौन से नियम के अंदर, आपके नियम 22, और भाग की बात करें तो भाग कौन सी बता आपका 7 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो सबसे पहले आया आपका शिकायत निवारण, तो शिकायत निवारण आता है आपका भाग 8, कौन सा आपका भाग 8, ठीक है, याद कर लेना। भाग 8 में नियम कितने आपके, नियम एक तो 24 है, ठीक है, और वो कौन सा आपका नियम 25, 2 नियम सम्मिलित है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूछा है कि जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति, तो समिति का अध्ययन किसमें होता है भाई आपका, निवारण तंत्र, तो ये आपका होता है नियम 24, इसमें आपका नियम 24। और नियम 24 के तहत आपकी जिला स्तर की बात करें, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होता है, मुख्य जिला अधिकारी होता है या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा आपका, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पूछ लिया कि जो ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति है, ब्लॉक स्तरीय, लास्ट टाइम ये बताया था मैंने, ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति, शिकायत निवारण समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका, इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, ब्लॉक विकास अधिकारी होता है। कौन होता है आपका, ब्लॉक विकास अधिकारी, विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किस नियम में वर्णित है। कर्तव्यों का निर्वहन किस नियम में वर्णित है, 27वें, 28वें, 29वें या 26वें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ भाई, नियम 26 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नियम 26 में क्या आपका, देखो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण, तो ये है आपके भाग 9 के अंदर, इसमें आपके भाग 9 के अंदर है, ठीक है। और नियम पूछे तो नियम 21 से नियम 28, सॉरी नियम 26, सॉरी भाग 9 के अंदर, भाग 8 के अंदर आपके नियम 24 से, तो 24-25 तो भाग 8 के अंदर फटा था, अभी 24 था ना, देखो हाँ, नियम 24-25 तो भाग 8 में थे, नियम 21 तो भाग 7 में, नियम 26 से नियम 28 तक, ठीक है भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका नियम 26। तो यहाँ पर राइट आंसर भी तो नहीं 26 ही है,
बाल अधिकार को संरक्षण आयोग कर्तव्यों का निर्वहन किस नियम से करता है? नियम 26। नियम 27 में क्या है फिर? नियम 27 में आपकी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की समिति, करने की रीति, ये किसमें आपके? ये आपके नियम 27 के अंदर। ठीक है। नियम 28 में क्या आ जाएगा आपका? राज्य सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद नियम 28 में आ जाएगा। नियम 29 में क्या आ जाएगा आपका? नियम 29 में क्या आ जाएगा भैया आपका? बताओ। नियम 29 तो उसमें आ जाएगा आपका प्रकीर्णन, भाग 10 प्रकीर्णन। ठीक है, ये याद कर लें दोस्तों। इसमें देखो कितने सदस्य होंगे भाई? राज्य सलाहकार परिषद में 15 सदस्य, 15 सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष सहित। यानी कि बात करें आपका 1+14 याद करना राज्य सलाहकार विकास परिषद में। ठीक है, ये भी याद कर लेना। और यहाँ पर 1/3 महिलाएं होगी। इसके अंदर क्या होगी आपकी? 1/3 महिलाएं होगी। सदस्य महिलाएं, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के नियम 2011 में शंकाओं का निराकरण किस नियम के तहत किया जाता है? शंकाओं का निराकरण, शंकाओं का निराकरण की बात करें तो भाग 10 के अंदर आता है। और भाग 10 क्या आपका? प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के अंदर सिर्फ नियम 1 है, नियम 29। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये थे आपकी पूरी बात करें आपके नियम 29 तक और भाग 10 आपके नियमावली 2011 अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। हर नियम को याद करवाने की कोशिश किया है। ऐसा एक भी नियम नहीं छोड़ा जो आपको नहीं बताया। पूरे नियम के नियम बताए गए आपके, जितने क्वेश्चन नियम थे आपके 29 के 29 बताए यहाँ पर। 10 के 10 भाग बताए यहाँ पर। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो आपको बताए यहाँ पर। ठीक है, रिविजन के तौर पर बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी। ये लो, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इस मेजर टेस्ट 2 के अंदर। देखो, इसकी क्लास तो अपनी पहले हो चुकी है, क्लास अपनी हो चुकी है। ठीक है, हो चुकी है MCQ की। वहाँ पर हमने डिटेल से पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? डिटेल से बताया आपको। अभी आपकी जो मान्यता टेस्ट 8 होता है उसके बाद में क्लास हुई थी आपकी राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश आपको करवाया गया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से वो क्लास, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण कैसा किया हुआ है आपका? एनालिसिस कैसा किया हुआ है आपका? अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर और कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके 7-8 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पूछे गए एग्जाम में बार बार, उन क्वेश्चनों को मैंने लिया है ताकि रिवीजन में आपको थोड़ी आसानी हो। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताइए। बिना सास के लिए आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं, बिना कोई मजाक किए। तो पढ़ाई के अंदर सीरियस से पढ़ना चाहिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन इसका बहुत ही अच्छा आराम से करेंगे। ठीक है, फास्ट करेंगे इसको। देखो, मैंने क्या बताया था? निःशुल्क आया था आपका धारा 12 पढ़ी थी हमने। देखो, RT एक्ट 2009 की आपका धारा 12 पढ़ी थी। ठीक है, धारा 12 पढ़ी थी। क्या थी धारा 12? बताओ, कमेंट के अंदर बता देना। इसके अंदर मैंने एक शब्द लिखा था कोष्टक में, 25% निःशुल्क। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब देखो, मुझे याद है तो आपको भी याद होगा क्योंकि मेरे साथ ही आप पढ़ते आ रहे हो। तो देखो, RT एक्ट की कौन सी धारा निजी विद्यालयों में 25% सीटें दुर्बल और असुविधाग्रस्त बालकों के आरक्षित करती है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 एक है, धारा 13। तो मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों के तहत प्रवेश किस सत्र से शुरू किया? यानी 25% का जो निःशुल्क प्रवेश है वो कब की कौन से सत्र से शुरू किया गया था? 2010-11 में नहीं, 2011-12 में नहीं, 2012-13 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2012-13 से दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे और याद कर लेना, 2013-14 से संपूर्ण कार्य ऑनलाइन, संपूर्ण कार्य ऑनलाइन कैसे कर दिया गया? आपका ऑनलाइन कर दिया गया। ठीक है, और वेबसाइट और याद कर लेना, वेबसाइट भी पूछी जा चुकी है आपकी। वेबसाइट कहती है आपकी
www तो आता है आपका, राज PSP थी, राज PSP.nic.in, इस पर आप आवेदन कर सकते हो वेबसाइट पर, कोई करना चाहिए तो, ठीक है। वर्ष 2014-15 की बात करें, ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य, ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य की गई, ठीक है। वर्तमान में कितनी है भाई, वर्तमान में निजी विद्यालय की बात करें तो कितनी है, 4000 है लगभग, कितनी है, 4000। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका कलाम ने पूछा था टेस्ट के अंदर, कलाम ने नहीं पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, कलाम ने तो पूछा नहीं इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं, निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से दस्तावेज है वो स्वीकार किए जाते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल राइट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल, बिजली या पानी का बिल जो 6 माह से नया हो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये निवास प्रमाण पत्र के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन देखो, 2025-26 में असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में किन वर्गों के बालक शामिल है, कौन से बालक सम्मिलित है आपके, अनुसूचित जाति वर्ग के बालक सम्मिलित है बिल्कुल राइट, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक सम्मिलित है बिल्कुल राइट, ओबीसी पिछड़ा वर्ग व SBC विशेष पिछड़ा वर्ग जिनकी आय अधिकतम 2.5 लाख रुपये, SBC MBC वाले गुजर, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके तहत किए जाते हैं आपके, देखो ये राजस्थान सरकार ने 18 मई 2020 के तहत 2020 में नियम बनाया था, उसके तहत असुविधाग्रस्त बालकों के जो समूह है उसका चयन किया जाता है, ठीक है। 18 मई 2020 को ये नियम बनाया गया था। इसके अलावा आपके अनाथ बालक भी आ सकता है आपका, अनाथ बालक, युद्ध विधवा का बालक, ठीक है, कोई सैनिक था जो युद्ध में शहीद हो गया तो उसका जो बालक है वो भी इसमें शामिल थे, और HIV पीड़ित तो है ही है, HIV पीड़ित बालक या बालिका, ठीक है, वो इसमें सम्मिलित है। या कैंसर भी आ सकता है आपका, कैंसर से पीड़ित बालक भी इसमें सम्मिलित है। बाकी आपके आएंगे ही पूछा जाता है वैसे था क्वेश्चन। और ये चीज़ और याद कर लेना, निःशक्त बालक, और इसकी परिभाषा सरकार ने दी थी 2016 के अंदर, 2016 में इसकी परिभाषा दी थी, एक एक्ट जोड़ा गया था आपका, धारा 2R। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, निःशक्त बालक वाला, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए कौन से दस्तावेज मान्य यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो, तो अभी करवाया था आपका, अस्पताल सहायक नर्स दाई अभिलेख बिल्कुल राइट, आंगनवाड़ी अभिलेख बिल्कुल राइट, आधार कार्ड बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक अधिकतम कितने विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, अभिभावक है अधिकतम कितने विद्यालयों के लिए जो आपके निजी विद्यालयों में जो निःशुल्क प्रवेश के लिए कितने में आवेदन कर सकता है, 3 में, 5 में, 7 में, 10 में, तो 5 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु वरीयता क्रम में निर्धारण में किसे प्राथमिकता दी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट टाइम आपका ये पूछा गया था। सभी बच्चे समान रूप से नहीं, केवल ग्रामीण बालक नहीं, केवल शहरी बालक नहीं, अनाथ बालक और दिव्यांग बालक है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, CBEO और DEO कार्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु किस कार्य का संचालन करेंगे, कौन से कार्य का संचालन करेंगे भाई, ये क्वेश्चन हमें पूछा है, बताओ। केवल विद्यालय की आधार सूची बनाना नहीं, केवल आधार सूची बनाना ही कार्य नहीं करेंगे भाई, ये गलत हो जाएगा। केवल रिजेक्टेड जो रिक्वेस्ट है यानी फॉर्म को निरस्त करना, दस्तावेजों का सत्यापन नहीं, विद्यालय का संचालन बंद करना नहीं,
निःशुल्क क्षेत्र पर प्रवेश सत्यापन और पुनर्भरण की सतत मॉनिटरिंग करना ही किसका कार्य है? आपके सीबीओ और डीओ का प्रमुख कार्य। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखो, निःशुल्क प्रवेश के तहत 25% सीटों पर प्रवेशित बालकों की फीस पुनर्भरण के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। सभी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में फीस पुनर्भरण होगा? नहीं। ठीक है। सभी यदि अभिभावक बालक का स्वेच्छा से विद्यालय में परिवर्तन करे तो पुनर्भरण मिलेगा? नहीं। 50 वर्ष पुराने निजी विद्यालयों के लिए भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं? देखो आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अभी नहीं है, यहाँ पर नहीं दे रखा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। केवल PP3+ और कक्षा 1 में ही RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश या फीस पुनर्भरण, यानी PP3 में और कक्षा 1 में प्रवेश लेता है ना, तभी मिलेगा। यदि बालक कक्षा 2 में हो गया तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, कक्षा 3 में हो गया तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी इसके अतिरिक्त किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने पर लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने पर लाभ नहीं। तो ये सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिवीजन के क्वेश्चन थे, और पूरा जितना चैप्टर है उसको रिवीजन करने की कोशिश की है, और इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पर करवाए गए। तो क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो स्पीड में देखना चाहिए तो पूरी क्लास जो अभी प्राइम पर चलेगी, जहाँ पर प्राइम पर क्या होता है, ऐड नहीं आता है। काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि ऐड आ जाते हैं, फिर तो आजकल ऐड भी 2 आने लगे। ठीक है, तो उनके बजाय आप प्राइम पर देखोगे तो आपको और अच्छा लाभ होगा, क्योंकि ऐड का सामना नहीं करना पड़ेगा, और स्पीड में भी देख सकते हो। 15-20 मिनट क्लास करने के बाद आप 1.5 की स्पीड या 2 की स्पीड में, क्योंकि हमें रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास को ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि फास्ट MCQ करनी चाहिए आपको। ठीक है, थ्योरी आपने पढ़ी है, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं, और जो दोस्त पहले देखे ना, तो तीनों पार्ट बात करें 3 क्लास अपनी पहले हो चुकी है। 3 क्लास आपकी RTE 2009 की हो चुकी है। ठीक है, RTE 2011 की हो चुकी है, और निजी विद्यालय प्रवेश की हो चुकी है, और बहुत ही अधिक तरीके से विश्लेषण के साथ प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ समझाया गया था। अच्छे से पूरी थ्योरी कवर करवाई गई है, वहाँ पर भी आप क्लास देखना, फिर आप ये क्लास देखना, इन क्वेश्चनों को करना, कैसा कितना बेनिफिट मिलता है वो आप खुद को नॉलेज चल जाएगा। और वो यदि क्लास देखने के बाद आपको माइनर टेस्ट 7 और माइनर टेस्ट 8 देना, तब पता चल जाएगा 19 ठीक है क्वेश्चन आए दोनों के अंदर, तो वो क्वेश्चन करके देखना कि सर ने जो बताया उससे कितना लाभ मिल रहा है आपको। ठीक है, मेन लक्ष्य होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। ऐसे पता कैसे चलेगा कि जो पढ़ा रहे हैं उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो प्रैक्टिस साथ साथ किया करो दोस्तों। ठीक है, और इनकी जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का जो एनालाइज करें, इनकी PDF कहाँ पर मिलेगी? ये मिलेगी अपनी पेपर एनालिसिस पॉइंट, अपना टेलीग्राम चैनल है। जितने भी आज तक हमने आपका 85% से ऊपर कोर्स कंप्लीट किया है, वो सारी PDF MCQ PDF वहाँ पर पड़ी हुई है टेलीग्राम पर। ठीक है, MCQ वहाँ से भी आप MCQ देख सकते हो, MCQ का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम की जरूरत दिन नहीं है, एग्जाम टाइम पर ही होगा भाई, किसी के बैकग्राउंड में नहीं आना है। ठीक है, तैयारी करनी है बैंक तरीके से, और किसी भी सोशल मीडिया से दूर हो जाना, जो ये कहता है कि एग्जाम नहीं होगा, वो नहीं होगा, प्लान नहीं होगा, इन चीज़ों से दूर हो जाना। ठीक है, अपना लक्ष्य फिक्स रखो, जनवरी में एग्जाम है तो है ही होगी एग्जाम, 100% होगी कन्फर्म। ठीक है, तो लक्ष्य से भटकना मत। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कल शिक्षण के उपागम की रिवीजन क्लास करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे शिक्षण के उपागम, और आपके जो सहायक सामग्रियाँ हैं उन क्वेश्चन की रिवीजन की जो MCQ है उनके क्वेश्चन तैयार करते हैं अभी, और कल आपको उसके करवा देंगे शाम को। इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।